हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। दिख रहा है थंबनेल पे। आज लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है ना डाइपोल का, वो 4 मार्क्स के लिए पूछता है। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। और मेरी गारंटी है लेक्चर खत्म होने से पहले ही वो 4 मार्क्स तो याद करा के लेंगे ही, कुछ भी हो जाए, ऐसे या वैसे कुछ भी हो जाए। बस जो बच्चे अभी रिकॉर्डिंग देखना शुरू करने वाले हैं तुरंत पॉज कर और अभी जा नोटबुक सामने लाके रख दे, तभी तुम्हारा कुछ तो काम बनेगा, क्योंकि सवाल 4 मार्क्स का है। तो लास्ट टाइम किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज और उसके बाद किया था पॉइंट चार्ज, वो हो गया था। अगर वो किसी को याद आ रहा है तो दिखा देते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज की तो बात कर लेते हैं, उसमें बात कर ली थी, फिर भी याद आ रहा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यहां डाला था समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n तक, और यहां था QI बाय RI। कहानी खत्म। ये था समेशन में, उसके अंदर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है भाई? सिस्टम ऑफ चार्ज कहा था ना कि बहुत बड़ा यार, कहाँ बड़ा था, हलवा था ये। 2 मार्क्स के लिए पूछता है। और पॉइंट चार्ज तो किया ही था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं ध्यान से बात बोलता हूं, तुम लोग ने ना आर स्क्वायर को खा लिया है, चाट लिया, बहुत कुछ कर लिया तुमने आर स्क्वायर के साथ। तो बहुत बहुत बच्चों का मन करता है कि सर यहाँ आर स्क्वायर लिख देते हैं गलती से, पर मैं कसम से बोल रहा हूं यहाँ आर स्क्वायर है नहीं, यहाँ आर ही रहेगा। कभी भी ये कंफ्यूजन अगर आ रहा है कि आर और आर स्क्वायर, तो याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr का आंसर आया था -1/r। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूले में जो आया, ये तुम्हारा यहाँ याद रखना, तो बात भूलने तकलीफ नहीं होगी। ये बात हमने कर चुके हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत कुछ बढ़िया देख लिया है, और उसके पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक सी बातें कर लेते हैं। आई होप सबको बातें वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है। अगर पता नहीं भी है तो बता तो रहा हूँ, अरे पता नहीं है फिर बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। अरे यार ब्लैक लाइन चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पढ़ना है डॉट और क्रॉस के बारे में, पढ़ा होगा। जब डॉट की बात करते हो तो डॉट का जो रिप्लेसमेंट है वो है कॉस थीटा, और जो क्रॉस का रिप्लेसमेंट है वो है साइन थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं बोलता हूं कोई एक वेक्टर है, ये है आर वेक्टर। वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, ये लिखा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकलने का एक तरीका होता है, इसको डालते हैं मॉड के अंदर, फिर लगा देते हैं एरो, ये तरीका होता है। ये तरीका लिखो या डायरेक्ट सिर्फ आर लिखो, एट देन एक ही बात है। और होता है उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग कैप। क्या यूज करते हैं? कैप। ये सीन है, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा, मुझे डायरेक्शन निकालने बोला है, ये आर मल्टीप्लाई में आने के बाद डिवाइड में, तो ये आ गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर कैप। इस चीज को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। स्टार्ट करने से पहले इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं। बताओ और कुछ दिक्कत आ रही है? जिंदगी चल रही होगी, इलेक्ट्रो के लेक्चर मिल रहे हैं, ऐसे इसी तरह करंट पूरा खत्म किया है तो इलेक्ट्रो भी खत्म हो ही जाएगा। पर ये सवाल 4 मार्क्स का है। इलेक्ट्रो में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत बहुत कम होते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक ये मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डाइपोल, और दूसरा मिलेगा तुम लोग को वहां पे कैपेसिटर के पार्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, वो भी करा के दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी चलो बढ़ते हैं आगे। अभी फर्स्ट डाइपोल टॉपिक तुम्हारा दिख रहा होगा थंबनेल पे, सबने देखा भी होगा। देखो, पोटेंशियल फॉर डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं पहले ही बोलता हूं इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल फॉर डाइपोल भी खत्म करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म करेंगे, जो पूरा पार्ट तुम्हारे बुक में दिया गया है करेंगे। पहले पोटेंशियल फॉर डाइपोल करने वाले हैं। पोटेंशियल फॉर डाइपोल की बात करने वाले हैं, इसके पहले दिमाग में सवाल यह आता है कि सर डाइपोल क्या है, आखिर डाइपोल क्या है वो तो बताओ। तो डाइपोल देखो, दिखाते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल तो बनाते हैं, ये आया एक सर्कल, ब्लैक आ गया, चलो इसको व्हाइट करते हैं। व्हाइट आ गया, कलर भी फिल कर लेते हैं इसके अंदर, रेड। हाँ चमक रहा है। प्रॉपर नीचे क्या? नहीं, ठीक है। ओ थोड़ा सा ऊपर, डन है। अब इसका डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया डिस्टेंस, ब्लैक ही आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस व्हाइट। हाँ, अब ये तुम्हारा एक माइनस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल का होता है सेंटर। डाइपोल क्या होता है? सेंटर। तो ये तुम्हारा सेंटर ओ पकड़ लेते हैं,
टॉपिक का जो नाम रहेगा थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। थोड़ा फोन ज़्यादा बड़ा छोटा करना काफ़ी है। कलर भी थोड़ा अलग कर देते हैं, कलर कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब देखे पीडीएफ मिले तो बढ़िया दिखे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इस थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर ले लेते हैं कि अपना काम पढ़ना ही है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया डाइपोल। नोटिस कर रहे हो दो चार्ज के सेपरेशन, अरे रे separation of two charges, ठीक है, with some distance लिखता हूं, with distance 2a लिखता हूं, डिस्टेंस लिखता हूं। डिस्टेंस कितना है बात करते हैं। ये सेंटर से लेके डिस्टेंस होता है a, कितना होता है a, तो ये तुम्हारा बन गया a वाला हिस्सा, ये तुम्हारा होता है आधा वाला हिस्सा, ये भी तुम्हारा क्या होता है a होता है। तो पूरा हिस्सा पकड़ लेते हैं कि ये पूरा a है और ये भी तुम्हारा a है। तो कोई पूछेगा तो पूरा कितना होगा, पूरा बोल दो ना, पूरा कितना है, पूरा दिख तो रहा है 2a, ये पूरा तुम्हारा बनेगा 2a, पूरा कितना है 2a। ठीक है, पूरा कितना है 2a। हाँ, सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस विद डिस्टेंस ऑफ 2a, विद डिस्टेंस 2a, distance 2a is called dipole। ठीक है, called dipole। पर ये डेफिनेशन को कोई पूछेगा नहीं, हमने बस ऐसे याद करने के लिए लिखी है। ठीक है, कुछ इसमें कुछ लॉजिक वगैरह कुछ लगाया नहीं है, बस याद करने के लिए। पर ध्यान समझना, अगर ये क्यू चार्ज है ना, दोनों भी चार्ज क्यू ही रखे हैं, Q1 Q2 रखा नहीं, दोनों चार्ज क्यू ही रखे हैं। अगर एक -5 दूसरा +5 होगा, पोलैरिटी अलग है, बस मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ याद करने के लिए लिखता हूं कि सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलैरिटी। ये चीज याद कर लेना तो आसान पड़ेगा, डिफरेंट पोलैरिटी, इसी को बोलते हैं डाइपोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल। पर ये डाइपोल का एक स्ट्रेंथ निकालने बोलता है, स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अगर कोई स्ट्रेंथ निकालने बोलता है तो स्ट्रेंथ के लिए एक नई टर्म आती है, उस टर्म का नाम ध्यान सुनना, उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसी टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका सिंबल की अगर बात करें तो इसका सिंबल होता है P, सिंबल क्या है P। अब होता क्या, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, उसके बाद बनाना पड़ेगा डायरेक्शन। चेक करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, मैग्नीट्यूड बनाना एकदम चिंदी वाला काम होगा। सिंबल क्या है P, चिपका दिया P। अब जितनी चीजें दिख रही है, एक क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है, एक दिख रहा है 2 है, बस लिख दो, ये लिख दिया Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। ये हो गया इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब मुझे पता है कि इन वेक्टर फॉर्म करते जाऊंगा, वेक्टर फॉर्म में जाऊंगा तो सीन हो जाएगा। यहाँ पे P के ऊपर वेक्टर चिपकाने से पहले दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि दोनों में से किस पे वेक्टर आएगा। P पर वेक्टर बाद में आएगा, पर Q और 2 पर वेक्टर पहले आ सकता है, दोनों में से एक पे आ सकता है वेक्टर। अब डिसाइड हमें करना है कि वेक्टर किस पे लगाऊं, Q या 2A पे, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई चीज है P = मास इंटू वेलोसिटी है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी है, तो वेक्टर जब V पे आएगा तभी तो वेक्टर P पे आएगा। अगर V राइट जाएगा तो P भी कहां जाएगा, राइट जाएगा। अगर V लेफ्ट जाएगा तो P भी कहां जाएगा, लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट मतलब कैसा और बना दूं, पीछे की तरफ नहीं ना, लेफ्ट का मतलब एरो पीछे नहीं बना देना, एरो तो वहीं रहेगा, बस ये डिसाइड करता है कि P कहां जाएगा। तो सेम इसी तरह इन दोनों में से एक जन को डिसाइड करेगा कि P कहां जाएगा, डाइपोल मोमेंट कहां जाएगा। तो सवाल यह आता है कि वेक्टर किस पे लगाऊं। यहां लिख तो दिया मैंने Q और 2A। अब Q है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, और 2A है डिस्टेंस, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो करे क्या, वेक्टर किस पे लगाएं, क्योंकि वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, विदाउट वेक्टर तो काम होने वाला नहीं है। Q और 2A दोनों में से एक पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, तभी तो P मिलेगा। हाँ लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं।
तो सोचो, पॉज करो, सोचो क्या कर सकते हैं। तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तभी तो अपना काम हो जाएगा। अगर दिमाग लगाए तो कुछ तो होगा ही नहीं। चलो शायद दिमाग लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तुरंत अगर पॉज करो, कमेंट में बताओ क्या करेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों को आंसर मिल चुका है और मैं सब आंसर दिखाना पड़ेगा। यहाँ दिमाग ये लगाएंगे कि अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा दिमाग लगा के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बना दूं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर दूं, तब मेरा काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस 2a को एक हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तो होगा माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये हो सकता है। अब एक लिखा माइनस से प्लस, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा प्लस से माइनस। अब ये पूरा 2 है, मैक्सिमम में सवाल नहीं है, अब मैं समझ गया हूं, एक होगा माइनस से लेके प्लस और एक होगा प्लस से लेके माइनस। अब मेन सवाल यह है कि चूज करना कौन सा है, कि जो चूज तुम लोग करोगे उसी डायरेक्शन में पी जाएगा। अगर मैंने 2a चूज कर लिया माइनस से लेके प्लस, तो पी भी जाएगा माइनस से लेके प्लस। अगर 2a चुन लिया मैंने प्लस से माइनस, पी भी जाएगा प्लस से माइनस। अब मेरा क्लिक हो चुका है कि ये हो गया वेक्टर। अब मैंने इसको बना दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या बना दिया है, डिस्प्लेसमेंट। अब बात क्लिक हो गई शायद से, वेक्टर पी पे आ गया है। तो सवाल यह आता है कि कहां चुनना, कहां है डायरेक्शन, कहां चुननी है। तो हम लोग जो चुनते हैं ना, वो हमेशा चुनते हैं माइनस से लेके प्लस। क्या चुनते हैं, माइनस से लेके प्लस। प्लस से लेके माइनस वाला चुनते ही नहीं, इसको गायब कर देता हूं। प्लस से लेके माइनस वाला चुनने वाले है ही नहीं, क्या चुनने वाले, माइनस से लेके प्लस। तो ये जो डायरेक्शन रहेगी 2a की कहां रहेगी, माइनस से लेके प्लस। तो बात क्लिक हो चुकी, जो p बनेगा वो भी कहां बनेगा, p भी तुम्हारा इसके ऊपर जो बनेगा वो भी बनेगा माइनस से लेके प्लस। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका p। पर सवाल बच्चों के मन में अजीब सा आ रहा है, वो आ रहा है कि क्यों माइनस से लेके प्लस ही, क्यों प्लस से लेके माइनस क्यों नहीं। तो माइनस से लेके प्लस क्यों का इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड चीज है, फिक्स चीज है, इसको मैं कन्वेंशनल चीज है, इसको मैं ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है। दिखाता हूं क्यों। अगर मैं तुम्हें सवाल पूछूं कि कन्वेंशन का सीन क्या, मुझे बताओ। ग्राफ कोऑर्डिनेट देखे होंगे, इस तरफ तुम लिखते हो पॉजिटिव लिखते हो, इस तरफ पॉजिटिव लिखते हो, इस तरफ नेगेटिव लिखते हो, और ऊपर तुम लोग पॉजिटिव लिखते हो, नीचे नेगेटिव लिखते हो। क्यों, इस तरफ ही पॉजिटिव क्यों, इस तरफ नेगेटिव क्यों, ऊपर पॉजिटिव क्यों, ऊपर नेगेटिव क्यों नहीं। कोई जवाब नहीं है ना। इसका रीजन ये होता है कि वो कन्वेंशनल चीज है, किसी एक साइंटिस्ट ने उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया तो उसको वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम वहां आती है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड फिक्स चीज है, उसको कुछ जवाब आर्गुमेंट नहीं कर सकते। अब वो थ्योरी अलग अलग बोलती है, क्योंकि हाई लो पोलैरिटी से हाई पोलैरिटी जाएगा, नेगेटिव लो पोलैरिटी ना, और पॉजिटिव हाई पोलैरिटी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव से हाई पोलैरिटी जाएगा, लो पोलैरिटी से हाई पोलैरिटी जाएगा। तो ये रीजन हो सकता है, बस रीजन का कुछ प्रॉपर प्रूफ नहीं है, प्रॉपर प्रूफ नहीं है, थ्योरी प्रॉपर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए लोग फॉलो नहीं करते, समझे। तो याद करें, दिमाग में रखना कि लो पोलैरिटी से लेके हाई पोलैरिटी, समझे, ये बात है। अब और एग्जांपल दूं कि इसका रीजन तो दिमाग में कम दिमाग लगाना, कि कन्वेंशनल चीजों का जवाब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर दूं मैं, सूरज, सन, सन उस डायरेक्शन से निकलता है, सन उस डायरेक्शन से निकलता है, क्यों निकलता है, कोई जवाब नहीं ना मेरे भाई, इसलिए, समझे। तो याद रखना कहां होता है, 2a कहां जाएगा, माइनस से लेके प्लस, तो p भी कहां जाएगा, माइनस से लेके प्लस। तो यहां बादल बना के लिख देते हैं। हमारे लिए जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको पता होता है ऑलरेडी कि अपने लिए बादल जरूरी है बहुत। बादल अपना इमोशन है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलो, ये हो गई डायपोल की कहानी खत्म, डायपोल हो गया है। अब इस डायपोल की वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल की तैयारी। तो शायद से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो सकता है, तो भाई तुम्हारे रिक्वेस्ट के दम पे मैं 1 सेकंड साइन होता हूं। डन, चलो बबुआ। अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल। जो चीज बोल रहा है वो चीज पहले समझते हैं। डायपोल तो पहले बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई।
डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं, कलर अलग कर लेते हैं डायपोल के लिए। तो ये आ गया है तुम्हारा एक, थोड़ा बड़ा करता हूँ, चल ठीक है, चार्ज। क्या चुन ले, ब्लू चलेगा, ब्लू भी चमक रहा है। सेंटर, इसको कॉपी करके ठीक है, दोनों भी आ गए। अब सेंटर से इनके लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब तो लाइन ड्रॉ करना आसान होगा, बस ग्रीन कलर नहीं करते, अलग कलर करते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। तो ये करते हैं ऑरेंज, व्हाइट ही करते हैं, व्हाइट ही काफी है। चल भाग, व्हाइट वाली लाइन करता हूँ, ये आ गई व्हाइट वाली लाइन, व्हाइट ही आसान रहेगा तुम्हारे लिए। डायग्राम पे इतना फोकस ये कर रहा हूँ कि डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, समझेगा तुम लोग को थोड़ी देर बाद डायग्राम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इस डायल का भी सेंटर होगा ना, सेंटर को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये पकड़ लेते हैं सेंटर वाला हिस्सा, दिख रहा है क्या सेंटर, हाँ दिख रहा है सेंटर। सेंटर को मान लिया ओ। सबको बात पता होगी कि ये तुम्हारा होता है ए, ये तुम्हारा है ए और ये भी तुम्हारा है ए। अब डायपोल से किसी आर्बिट्री लोकेशन पे, आर्बिट्री मतलब जो भी डिस्टेंस काउंट करेंगे उसके सेंटर से काउंट करेंगे, तो डायपोल से कोई तो उसने एक आर्बिट्री लोकेशन पे यहाँ कोई पॉइंट दिया है, मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ दिया है अजीब लोकेशन पे, ना ही एक्सिस पे है ना ही इक्वेटर पे, पॉइंट क्या है पी, पी मानना गलत होगा, एस मान लेते हैं क्योंकि बाद में क्लैश ना हो जाए, एस मान लेते हैं। ठीक है, एस क्यों माना, मेरी मर्जी, मेरा नाम है एस से शाहिद, ठीक है, तो शाहिद तो स्टेज नेम है, रियल स्टेज नाम गला रखा तो शाहिद था, अब नाम तो अपना मैंने रख दिया, ये याद रखना इस नाम को, बहुत काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसकी बात करा था एस पे, अब हमें पता है कि कोई भी पॉइंट का अगर पोजीशन निकालना हो तो उस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये तुम्हारा आ गया एक पोजीशन वेक्टर, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का नाम सबको बात पता होती है कि ये हमेशा आर ही रहता है, ये आ गया आर। अब एक चीज बचती है, वो तुम्हारा होता है डायपोल। अभी 1 मिनट पहले बात पढ़ के आए हैं कि डायपोल कहां होता है, ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये आ गया तुम्हारा डायपोल और ये आ गया डायपोल, इसका नाम दे देता हूं कि ये डायपोल क्या है, पी है। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि डायपोल में और इस पोजीशन वेक्टर आर में कुछ एंगल बन रहा है, वो एंगल तुम्हारा थीटा। डायग्राम हो गई है, डायग्राम हो गई है। जो चीज नहीं आती है वो चीज बाद में, जो चीज आती है वो तो लिख दो, जो डायग्राम बनाई उसको तो लिखते हैं थ्योरी में। कंसिडर अ डायपोल ऑफ लेंथ 2a, कंसिडर डायपोल ऑफ लेंथ 2a, we have to find electric field at point s, electric potential at point s, ठीक है, electric potential at point s which is at r distance from point o at certain angle theta with respect to dipole moment। और एक बार, consider a dipole of length 2a, consider a dipole of length 2a, we have to find electric potential at point p which is at r distance from point o at certain angle theta with respect to dipole moment। जो बात बोली वो लिख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम मेन थ्योरी ही है, तो थ्योरी प्रॉब्लम हमसे नहीं होनी चाहिए। तो लिखता हूं कंसीडर, जो चीज आती है पहले लिख दो, कंसीडर अ डायपोल ऑफ लेंथ 2a, we have to find electric potential, जैसा लिख के दे रहा हूं वैसा एग्जाम में लिखना, खुशी खुशी मार्क्स देगा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एस विच इज एट आर डिस्टेंस, फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, which is at r distance from
फ्रॉम पॉइंट ओ, स्टेटमेंट यहां खत्म करते हैं, पॉइंट ओ एट certain angle theta with respect to dipole moment। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का जो है वो निकल लेते हैं। पता ना डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो अलग कलर से निकालता हूं, को बच्चे को कलरफुल नोट चाहिए होते हैं, तो ये करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका सिंबल याद होगा, सिंबल था इसका P, तो ये लिख दिया P, ये आ गया Q, ये आ गया 2A, और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। हो गया। अभी आगे की बात, अब मुझे पता है पोटेंशियल ठहरी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करूंगा, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालूंगा, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज था और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब पहले निकालूंगा पॉजिटिव की वजह से उस पॉइंट तक, फिर निकालूंगा नेगेटिव की वजह से उस पॉइंट तक, और दोनों को जोड़ दूंगा। सिस्टम ऑफ चार्ज में किया था ना, ऐसे ही सारे चार्ज बनाए, चारों का डिस्टेंस ड्रॉ किया और पोटेंशियल सबका अलग अलग निकाला, सबको जोड़ दिया। तो सेम काम, पहले निकालूंगा पॉजिटिव की वजह से, फिर निकालूंगा नेगेटिव की वजह से, बाद में जोड़ दूंगा। स्टार्ट करता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पहले बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। तो इसको सिंबल दे दिया मैंने V1। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला नया हो सकता है, तो जो फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग का, जो फर्स्ट पेज इंट्रो ले रहे थे, उसके अंदर ही फॉर्मूला लिख के देता हूं। फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, इसको देख लोगे, इसको याद कर लोगे तो तुम्हारा काम डेरिवेशन समझ में आ जाएगा पूरा। तो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार तो बोलता हूं देखो मत, इसका प्रूफ देख के आ जाए तुम्हारा अच्छा होगा। चार्ज क्या है, प्लस Q, तो लिख दिया A प्लस Q डिवाइडेड बाय, चलो अभी लिख तो दिया है, वाइट से ही करते हैं फिर इसको भी। ठीक है, ये लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस बताओ कितना है, इस S पॉइंट से लेके इस प्लस Q का डिस्टेंस, जल्दी बताओ, S पॉइंट से चार्ज प्लस Q का डिस्टेंस कितना है, तो सोच के बताओ जल्दी फास्ट। पॉइंट प्लस Q से लेके पॉइंट S तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ही नहीं ना मेरे भाई, अब तो डिस्टेंस ड्रॉ ही कहाँ किया है, तो ये ले लाइन, ये लाइन ले और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर। जब पास डिस्टेंस है ही नहीं, कोई अगर R बोलेगा तो R सेंटर से हुआ ना, मुझे चाहिए प्लस Q से, तो इसको नाम दिया मैंने R1, तो यहां लिख दिया R1। हाँ है ना, बढ़िया ना। वही आप सेकेंड हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हमें पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो है, पर चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया V2, चार्ज क्या माइनस Q, तो ये लिखा माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस क्या है फिर से एक बार सर, कहाँ है डिस्टेंस, ड्रॉ तो कर लो सर पहले। लो भाई, तुमने कहा हमने कर दिया, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। डन। अभी क्या है इसके बाद, टोटल पोटेंशियल निकालते हैं ना, क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, तो कैसे निकालना है टोटल पोटेंशियल, देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल याद आ रहा होगा सबको। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो V के वाले ऊपर है, V1 के वाले नीचे है, पुट कर दो। तो ये V लिखा, V की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब बीच का साइन प्लस है तो प्लस कॉपी करो, उसके बाद V2 पे ध्यान दो, क्योंकि V2 का तो चार्ज है, वो चार्ज एक अजीब इंसान है, जिसको पता होता है कि वो अजीब क्यों है। अब वो हरामखोर वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे जो बोलते हैं सर आपकी लैंग्वेज बहुत फाउल है। मैं बोला ठीक है, फिर फॉल लैंग्वेज क्या बोला अभी, इसलिए मैं वो वर्ड ही बंद कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट R2।
ठीक है। अब माइनस जो है हम लोग वहां हरामपुर बोल रहे हैं, हरामपुर नहीं इस्तेमाल करेंगे। बच्चे बोल रहे हैं अजीब अजीब सर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है करके, तो मैंने वो बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये अजीब है, बहुत अजीब है, इस पर ध्यान से फोकस करना, ध्यान से, क्योंकि ये अजीब शख्स को अगर याद नहीं रखोगे ना तो वो अंदर का पूरा साइन बदल देगा। अब दिख रहा है ये माइनस है और ये प्लस है, ये अजीब है, ये गौ आदमी है, तो क्या कर देगा, इसको भी अजीब कर देगा, तो ये हो जाएगा अजीब वाला चक्कर। चलो बढ़िया। चलो अब लिखना तो है बस, v लिखा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 कॉपी किया, बीच का अजीब और गौ आदमी, तो ये हो जाएगा अजीब, ये आ गया अजीब, तो ये आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये v इक्वल्स टू q कॉमन दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन दिख रहा है। कोई बोलेगा सर r भी तो कॉमन है, r अगर कॉमन दिख रहा होगा तो अंदर क्या लिखेगा, 1 1 1 2 लिखेगा, नहीं ना, अरे वो r कॉमन निकल नहीं सकता, वो r1 r2 अलग है, वो सफिक्स प्रीफिक्स है, ये r1 है और ये r2 है। गलती से किसी ने भी r कॉमन लिया, यहाँ 1 और वहां 2 लिख दिया, मैं सच बता रहा हूं कि मैंने सिखाया नहीं है, 1 बाय r1 डिवाइड बाय 1 बाय r2, समझे, काहे दिक्कत है, क्लियर है। चलो अभी इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी करके हमें r1 r2 की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ r और a, कुछ भी करके। क्योंकि ऐसा r और a ही क्यों कहा, क्योंकि अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वही यही दिया है, हमें थीटा पता है, a पता है और r पता है, तो कुछ भी करके मुझे r1 को r a और थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, कुछ भी करके एट द एंड कैसे भी करके लाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, फॉर r1 एंड r2, फॉर r1 एंड r2, इसकी बात की बात करते हैं। अब r1 भी लिख दिया है, r2 भी लिख दिया है, पर ढूंढना कैसे है, ढूंढना कैसे है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा बहुत अजीब तरीका दिया गया है, बहुत अजीब तरीका, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, थोड़ा शॉर्टकट से कर सकते हैं, इतना शॉर्टकट नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो ध्यान से यहाँ बात देखना क्या तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों को सिखा देता हूँ पहले वो कैसे करते हैं, तो यहाँ सिखाता हूँ, आगे सिखाते कैसे हैं, अगर ध्यान से बात सुनोगे। ठीक है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, दिख रहा है ना, ये बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, दिख रहा है छोटी लाइन। अब होता क्या है कि अगर दिख रहा है ये एंगल थीटा, एंगल बहुत छोटा बन रहा है, एंगल इज स्मॉल, एंगल स्मॉल, एंगल स्मॉल। जब एंगल स्मॉल रहेगा तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये दोनों साइड सेम हो जाते हैं, दोनों साइड सेम हो जाते हैं। अगर ये निकालना है साइड तो उसका डिफरेंस ले लो, साइड मिल जाएगी, पर कब, जब एंगल स्मॉल रहेगा तब। क्योंकि दिखाता हूं प्रैक्टिकल में, जब ये एक बड़ी लाइन है और ये एक छोटी लाइन है, ये एक बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, अब जो एंगल दिख रहा है थीटा, थीटा बड़ा है, लार्ज है, ठीक है, बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो ये आ गया ऐसा। अब किसी भी एंगल से सेम नहीं दिख रही है, इसमें हालांकि सेम दिख रहा है, इसमें सेम दिख ही नहीं रहा है, तो ये कभी भी सेम नहीं है। यहां सेम है। अब सवाल ये आता है कि ये डायपोल में एंगल स्मॉल बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो तुम्हारा डायपोल्स होता है ना, डायपोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज यहाँ रहेगा तो प्लस क्यू कहीं यहाँ रहेगा। बहुत छोटे होते हैं डायपोल, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। और डायपोल इतना छोटा रहता है तो डिस्टेंस कितना बड़ा रहता है। डायपोल अगर ड्रॉ करो ना तो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ कहीं प्लस क्यू चार्ज है, और उसके कहीं डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं तुम्हारा पॉइंट एस है, और उससे तुम लोग बना रहे हो ये। अब मुझे बताओ ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल बड़े बन रहे हैं कि छोटे बन रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत बड़े बन रहे हैं, है ना।
सॉरी, बहुत छोटे बन रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत छोटे बन रहे हैं। अगर बहुत छोटे बन रहे हैं तो मतलब मैं ये तरीका इस्तेमाल ला सकता हूँ, कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो ये तरीका को याद रखना, छोटे लाइन से बड़ी लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। छोटी लाइन से छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो दोनों लाइन सेम हो जाएंगे। इतनी बात है। अब इसी चीज को मुझे यहाँ इम्पैक्ट करना है। अब इम्पैक्ट करने से पहले मुझे बताओ छोटी लाइन कौन सी है, R1 या R? कौन सी है, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, R1 बोल रहे हैं बच्चे, डन है। R1 तूने बोल दिया, मैंने मान लिया। तो ये आ गई छोटी लाइन R1 और ये आ गई बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर। तो ये आ गया इसका परपेंडिकुलर, इसको नाम देना पड़ेगा। तो नाम मेरे मन में जो आ रहा है उसको नाम दे रहा हूं M। क्या नाम दिया, M। अब मैं समझ गया खेल कि जैसे ही सेम कर दिया ये साइड सेम हो गया, साइड सेम हो गया, तो मैं समझ गया कि SM और R1 सेम है। तो पहले ही ट्रिक समझ में आ गई कि SM और ये R1 एक चीज हो गई है। अब कैसे भी करके SM ढूंढना है, ये SM ढूंढना है। अब SM निकालने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, क्या ये पूरा का पूरा R है, पूरा का पूरा R है। R में से OM गायब कर दो, SM मिल जाएगा। R में से ये OM गायब कर, दिख रहा ना ये इतना OM है, गायब कर दो, SM मिल जाएगा। तो लिखते हैं, देखो ध्यान से। अलग कलर से दिखाता हूँ करके। और भी कलर अपने पास है, पिंक नहीं, ब्लू, स्काई ब्लू, ऑरेंज, ऑरेंज और ब्लू करते हैं। चलो ब्लू करते हैं, चलो। अब ये पूरा दिख रहा है OS, तो चिपका दिया OS। अब OS क्या होगा, OM प्लस SM होगा ना। तो ये लिखा OM प्लस SM। ध्यान से देखना, ये OM है ना और ये SM है। अगर मान लो कि ये 3 है, ये 7 है, तो पूरा कितना होगा, 10 होगा ना। तो वही 10। तो मुझे पता है OS का क्या आंसर है, R है। R है ना OS, देखो ये पूरा पूरा का पूरा OS लेके R है अपना, R है। और OM हमें चाहिए, और SM पता है कितना है, R1 है। मुझे काम R1 से, तो ये प्लस OM, यहाँ आने के बाद माइनस OM, तो ये आएगा R माइनस OM इक्वल्स टू R1। रीअरेंज करता हूँ, R1 इक्वल्स टू R माइनस OM। तो कुछ भी करके मुझे बस OM ढूंढना है। क्या ढूंढना है, OM। और वो बहुत चिंदी से मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, दिमाग वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। खुद देखो। अब इत्तेफाक से बताओ कि R1 तो निकल दिया, पूरा 10 था, ये 3 है तो कितना आ गया, 7। तो ये भी कितना आ गया, 7 है ना। अब एंगल ढूंढना है, ये क्या है, थीटा है, एंगल ये है। अब ये पूरा तुम्हारा ट्राइंगल में नोटिस करना कि ये ट्राइंगल देखना, ये ट्राइंगल देखना। अब ये ट्राइंगल को तुम्हें यहां बना के दिखा देता हूं। बच्चों के लिए यार कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक है। मैंने यहां बना के दिखा दिया। अब पॉइंट का नाम भी देता हूं, ये O है, ये M है, और ये तुम्हारा कुछ नाम है ही नहीं। ट्राइंगल तुम्हारा यहाँ है ना, यहाँ पैर दुख रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा A है। ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हारे पास ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, है ना। ये तुम्हारा है एडजेसेंट, तो मुझे चाहिए एडजेसेंट और मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। तो इस्तेमाल करता हूँ कॉस थीटा। तो यहाँ तुम्हारा आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा कॉपी हो गया। एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, दिख रहा है OM है, और हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है ना, OM है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, A है। तो OM का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा A cos थीटा। डिवाइड था ना, ये यहाँ भेज दिया, A cos थीटा मिल गया। अब यही A cos थीटा उठा के पुट कर देना किस में, इस मेरे OM में। पुट कर देते हैं, तो यहीं लिख देता हूँ ना उसको, वाई कलर से लिख देता हूँ। अब R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। बहुत बढ़िया तरीके से R1 का आंसर मिल गया है। सेम इसी तरह R2 भी ढूंढना है। तो ये स्क्रीन तुम्हारे बोर्ड पे रहेगी, मैं कुछ नहीं करता, स्क्रीन ऐसे ही रखता हूँ, इसको कॉपी करके लिखता हूँ पीछे। जरूरत नहीं है, डायग्राम आप लोगों को चाहिए होगी ना, तो डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। मैं डायग्राम यही बना लेंगे, चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो ठीक है, कॉपी कर लेते हैं।
क्या फर्क पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं, तुम्हारे पास स्क्रीन रहेगी, जब पीडीएफ मिलेगा पूरा तो देख लेना, वहां पे मैं पूरा हटा रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम रखिए, पूरा गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम सिर्फ रखिए, बाकी सब मिटा दिए, डायग्राम रखिए, बाकी सब मिटा दिए। धम तारा धम तारा धम धम तारा धम तारा धम तारा धम। पहुंच गए यहाँ तक। अब इसके बाद खेल क्या ही करना है, इसके बाद खेल में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो क्या खेल में बचता है अभी, अब बस R2 निकालना है, वो R1 निकाला वहां पे, अब यहाँ निकालना है R2, तो यहाँ हेडिंग तुम्हारे आएगी फॉर R2। बार बार डायग्राम नहीं बनाना, एक ही बार डायग्राम बना देना। अब मसला क्या है, सबको देख के लग रहा है कि सर अभी ये R छोटी लाइन है, R2 बड़ी लाइन है। आई एक्सेप्ट दैट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, पर ध्यान से बात सुनना। सीन क्या होगा इस चीज में कि R तो छोटी लाइन है, R2 बड़ी लाइन है, पर यहां से लेकर जब यहां ड्रॉ करोगे तो मसला होगा एंगल का, एंगल नहीं मिलेगा। अगर एंगल नहीं मिले तो क्या ही मतलब है, तो मेरे पास एक दिमाग, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, इस लाइन को व्हाइट कलर से है, हाँ व्हाइट कलर से, तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट बचा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया एन, एन। अब छोटी लाइन ये हो गई, बड़ी लाइन ये हो गई, समझेगा क्यों किया ये। अब ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तुरंत तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ये आ गए यहां से इस लाइन पे, ठीक है। अब ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर, देखो एंगल के लिए बहुत आसान होगा, ये थीटा ये भी कितना हो गया, थीटा, अल्टरनेट एंगल, इसलिए काम किया। अब समझदार होगा तो वहां से कोई चिल्ला के बोलेगा जोर से, सर अब ये साइड और ये पूरी साइड एस एन सेम हो जाएगी। मैं बोलूंगा हाँ हाँ, और मैं समझ गया है कि R2 और एस एन सेम होगा इस बार, तो यहां लिख दूंगा R2 इज इक्वल्स टू एस एन। अब कैसे निकालेंगे, अब मुझे पता है O से लेके S पूरा R है, तो R में ये ON जोड़ दूंगा, पूरा मिल जाएगा, और ये पूरा R2 सेम है ना, ये तुम्हारा 7 है, ये तुम्हारा 3 है, पूरा हो गया 10। वही काम करते हैं फिर से एक बार, तो यहाँ लिखता हूं एस एन पूरा ना, पूरा 10 ना, तो ये 7 सॉरी 3 प्लस 7, 3 क्या है ON है, तो लिख दिया ON प्लस उसके बाद आगे वाला OS है ना, और OS देख के लग ही रहा है कि OS कितना है, R है ना, तो लिख दो SN इक्वल्स टू ON प्लस R, और SN पता है कि R2 है, तो R2 इक्वल्स टू R प्लस ON। प्लस माइनस लिखा है, क्या ही फर्क पड़ेगा, वही क्या मतलब होता है, कुछ ना होता थोड़ी होता है। ठीक, इसके बाद का खेल करते हैं, डायग्राम खत्म हो गई है, इसके बाद का खेल R2 मिल गया है, अब बस ढूंढनी वैल्यू किसकी है, ON की। अब ON की ढूंढने ट्राइंगल, वही तो ट्राइंगल फिर से दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा नहीं वाला, यही ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। अब ये तुम्हारा थीटा बन रहा है, अब ये तुम्हारा फिर से हाइपोटेनस बनेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, फिर तुम्हारा हाइपोटेनस बनेगा, फिर से हाइपोटेनस बनेगा, फिर तुम्हारा ये बन जाएगा एडजेसेंट और चक्कर। तो ये ट्राइंगल थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो ट्राइंगल गायब करना, यहाँ डायग्राम थोड़ा अजीब और ये हो जाएगा बड़ा, नहीं करते बड़ा। अप्लाई करो फिर से एक बार cos थीटा, फिर अप्लाई करो cos थीटा, फिर cos थीटा आएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। देखो ना थीटा ये है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, ये तुम्हारा हो गया एडजेसेंट, ये 90 डिग्री ये वाला है ना हिस्सा, तो ये तुम्हारा फिर से एक बार अपोजिट ही बनेगा। अब ये तुम्हारा बनेगा तुम्हारे पास, ये होगा एडजेसेंट, ये तुम्हारा होगा हाइपोटेनस, तो ये आ गया cos थीटा। एडजेसेंट क्या है तुम्हारे पास, देखा एडजेसेंट वाला चक्कर, ये ON, और हाइपोटेनस तुम्हारा क्या है, फिर से एक बार A है, तो ON की वैल्यू कितनी आई, A cos थीटा आ गई। इत्तेफाक से बहुत देख के खुशी हुआ कि जो ON का आंसर है वो भी क्या आ रहा है, A cos थीटा आ रहा है, तो ये A cos थीटा उठा के पुट कर देंगे इसके अंदर, मतलब इसके अंदर नहीं, थोड़ा नीचे है ना वो, तो ये पुट कर देंगे इसके अंदर। तो इक्वेशन क्या बनेगा चेक कर लो, ये देखो इक्वेशन, ये आ गया R2, ये आ गया R प्लस A cos थीटा। अब हमें दोनों भी मिल गए हैं, दोनों भी डाल दो डब्बे के अंदर। सिर्फ मारा मारे इस चीज में थी, R1 और R2 ढूंढने में। इत्तेफाक से क्या हो गया कि दोनों भी वैल्यू A cos थीटा ही मिले हैं। जब R1 निकालोगे तो वहां कर देना माइनस, जब R2 निकालोगे वहां कर देना प्लस। अब मुझे पता है बच्चों को ये थोड़ा लंबा लग रहा है, मुझे याद तो हो गया ना, R1 में क्या करना है माइनस करना है, R2 में क्या करना है प्लस, तो डायरेक्ट लिख देना ना, पर करना थोड़ा बहुत, थोड़ा देखना एक बार,
थोड़ा सरकार आना, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाना और देखना और एक बार, मैंने क्लियर कर दिया। अपोजिट और एडजेसेंट में तो लोगों को कंफ्यूज आ रहा है, तो एक बार देखना और एक बार इस चीज को, ठीक है। अभी आगे स्टेप करते हैं। अभी क्या ही है, इक्वेशन 1 दिया था ना, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला पूरा इक्वेशन, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि वहां 1 हो चुका है, इसको बोलता हूँ 2। इस 2 इक्वेशन को लिखता हूँ तुम्हारे लिए और एक बार, तुम लोग मत लिखना, तुम एग्जाम में डायरेक्ट करना। इक्वेशन 2 कॉपी करता हूँ, तो यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, और यहाँ आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, और ये वाला लिखा है तुम्हारे लिए, ये इक्वेशन 2 है तुम्हारा, ठीक है ना। क्या बस आउट पुट करना है, पुट r1 एंड r2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 भाई। अब हो तो गया खत्म। v लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, q भी था ना, q कहाँ गया, q रह गया ऊपर का, तो ये यहाँ का q, ठीक, ये आया q, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक की वैल्यू, r1 की वैल्यू थी अपने पास पीछे, अरे नीचे लिखा तुम्हारे लिए, r माइनस a cos थीटा, तो ये आ गया r माइनस a cos थीटा, डाल दो ब्रैकेट में, बीच में है माइनस, तो ये आ गया 1/r प्लस a cos थीटा, इसको भी डाल दो ब्रैकेट में। इसके बाद मेरा फिजिक्स खत्म है, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ मैथ्स है, फिजिक्स खत्म, सिर्फ मैथ्स अप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो v इज इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां और ये यहां। जब ये वाला वहां जाएगा तो 1 सेकंड की सांस लेना और देखना, क्योंकि वहां दिख रहा है अजीब शख्स। अजीब शख्स से कोई चीज मल्टीप्लाई करने चाहोगी वो पूरी की पूरी अजीब बन जाती है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन, अब ये गया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये गौ आदमी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस दिखते 1 सेकंड सांस लेना, उसके बाद ये वहां जाएगा तो ब्रैकेट डाल देना, माइनस दिखते ब्रैकेट डालना, ये आएगा r माइनस a cos थीटा, ये खत्म कहानी। ये डिवाइड में, ये डिवाइड में पूरा, ये दिख रहा है पूरा टर्म, तो कॉपी कर रहा हूं, माइनस a cos थीटा मल्टीप्लाई ना, और इंटू r प्लस a cos थीटा, डन। अब इसके बाद सबको बादशाह से पता होती ही है कि ये दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर होता क्या है ये यार, ये यही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आएगा बादल में, किसको पता नहीं हो उसके लिए ना। चलो डन। अब ये आ गया v इज इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे क्या आएगा, ये a है ना और ये b है, तो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ऊपर ऊपर करते ध्यान से करना, मैंने कहा था माइनस देखते ही ब्रैकेट था ना वहां पे, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये प्लस था ये हो गया माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस। मैंने कहा था कि वो साइन बदल देगा अंदर का, वैसा ही हुआ। अब कुछ तो काटाकोटी होगा, ये काटाकोटी, ये गया घर पे, ये गया घर पे, डन। अब सॉल्व करना है, v इज इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करना है, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, हाँ इन शॉर्ट 2a cos थीटा, और यहां आ गया तुम्हारे पास r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डन। ये माइनस है बीच में, माइनस में, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप कर रहा हूं, समझ में आके बताना। v इज इक्वल्स टू समझ में आया, जल्दी एक स्टेप क्या है समझ में आके बताना। आई थिंक सो बात क्लिक हो चुकी होगी बहुत सारे बच्चों को, इसको समझ में नहीं आया उसको तुरंत क्लिक हो जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A था ना, ये A है ना, ये था। अगर ये A है तो यही A को मैंने यहां इस्तेमाल किया है ना मेरे भाई, दिख रहा है। Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, तो मैंने वहां लिख दिया है बस P, खत्म कहानी।
अब हमें पता है कि जो ए होता है बहुत बहुत छोटा होता है और आर बहुत बहुत बड़ा होता है। अब इमेजिन कर लो, चलो आर है तुम्हारा 100, कितना है 100, 100 का स्क्वायर 10,000 और ए मान लो 1, तो 10,000 माइनस ऑफ 1 कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 4 बार 9। अब मुझे बताओ 10,000 में से एक जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? 10,000 रुपये जेब में है, उसमें से 1 रुपया गिर गया, क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू करना वैसे के वैसे भी, वो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कुछ सोचना, कुछ वैल्यू है उसकी, कुछ उतना नहीं है ना, फर्क नहीं पड़ता, उसमें जाने से फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे समझ ले समुद्र तेरे पास है, समुद्र में से कोई एक बूंद बाहर निकाल दे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो यही आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, therefore a square is nearly equals to 0, nearly equals to 0। तो गया पूरा, तो v is equals to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square। स्केलर फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म करना है, इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर लगाना नहीं, वी पे रखना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी पर मिलने वाली चीज वेक्टर है, ठीक है। अब पी के पर वेक्टर आ गया, डॉट भी आ गया, सिखाया था पहले ही, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सवाल यह आ रहा है कि डॉट के साथ लिखूं क्या, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं। डॉट के साथ लिखूं क्या, वहां तो कुछ है ही नहीं ना। तो मुझे पता है यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी डॉट कुछ तो रहेगा, जब उसको सॉल्व करूंगा तब तो वी मिलेगा, तो वी मिलेगा ही नहीं। तो डॉट के साथ क्या लिखूं? और डॉट के साथ ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि उसको लिखने के बाद में उसका स्केलर फॉर्म करने जाऊंगा तो जो ऊपर है वही मिलना चाहिए, जो ऊपर है वही मिलना चाहिए। तो दिमाग क्या लगाओ, मुझे बताओ, ये जो पी है, ये डायपोल मोमेंट है, और ये आर है, थीटा उसके बीच का एंगल है ना, ये थीटा दिख रहा है ना, थीटा इसके बीच का एंगल है, आर और पी के बीच का एंगल है। तो यहां सिर्फ पी दिख रहा है, वहां आर नहीं दिख रहा है। थीटा किसके बीच का एंगल है? पी और आर के बीच का एंगल है। यहाँ पी दिख रहा है, वहां थीटा नहीं दिख रहा है। तो फॉर्मूले में आर है भी नहीं, ऊपर आर है भी नहीं, तो मुझे आर चाहिए भी नहीं। तो मुझे बस आर का क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर, क्या लिख रहा हूं? आर कैप। मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अगर ओपन करोगे तो पी आएगा, डॉट क्या है? कॉस थीटा, आर का तो 1 है, तो ये पी कॉस थीटा आएगा, डिवाइड बाय सेम आएगा, ऐसे ही। पता है ना बात? अब हमें बात पता है, ये तो हट गया, हट। अब लास्ट स्टेप हमें पता है, आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया वी, ये लिखा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखा, डॉट लिखा, आर कैप की जगह पे आ गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आया v का फॉर्मूला, p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r क्यूब। बच्चे बहुत अजीब हो जाते हैं, सर स्केलर फॉर्म सिखाया तब तो r स्क्वायर था, ऐसे वेक्टर में गया r क्यूब बन गया, ये कैसे हो जाता है वो? ठीक है, और केस तुम्हारे बुक में दिया गया, मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। केस क्या दिया गया है, जब ये पॉइंट तुम्हारा जो r है ना, अब इंक्लाइन नहीं, डायरेक्ट वर्टिकल हो गया है, इक्वेटर पे आ गया है। तो मुझे पता है आर ऊपर है, पी ऐसे आगे, आर कहां ऊपर है, पी कैसे आगे, तो पी और आर का बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो पुट करो यहाँ पे, cos 90 कितना होता है? cos भी अजीब इंसान है, cos 90 कितना होता है? 0। तो पूरा भी 0 आ जाएगा। वहां लिखना, सॉल्व करना केस 1 में, थीटा कितना पुट करना? 90 डिग्री, तो आ जाएगा आंसर। अब पी कहां है? आगे। अब आर भी आ गया ऐसे आगे, जो एस पॉइंट है ना वो भी आगे आ गया, तो ये आगे है, और ये एस भी आ गई है, आर भी आ गई है, तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ पुट करो, cos 0 कितना है? 1। तो आंसर क्या आएगा? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया डायपोल का किस्सा खत्म। तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई। ओकला चिपा के में रात आई है, आई थिंक से हो गया है। ये तुम्हारे लिए जरूरी बात है, ये याद रखना, तुम्हारे लिए था ये जरूरी किस्सा। अब ये हो गया डायपोल वाला खेल खत्म। अब शुरू करना है अपने को पोटेंशियल एनर्जी। क्या शुरू करना? पोटेंशियल एनर्जी। 1 मिनट, पानी का देखना।
हाँ चलो अभी क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले एक दिमाग में क्लिक कर लो कि तुम्हारे बुक में जो पोटेंशियल एनर्जी के दिए गए हैं, तो तुम्हारे पास दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी दिए गए हैं, तीन तरह के पोटेंशियल एनर्जी, तीन तरह के। एक तुम्हारे पास दिया गया है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक दिया गया विदाउट। मैं दिखाता हूं क्या है विदाउट, घबरा मत, दिखाता हूं विदाउट। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का सिंबल लेता हूं डायरेक्ट, ये है ई। जब विदाउट की बात करो तो तुम्हारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक दिया है 1 चार्ज के लिए और एक दिया गया है n चार्ज के लिए। सॉरी 1 नहीं है 2 है, हाँ ये 1 के लिए नहीं दिया गया, 2 के लिए दिया गया, 1 यहां दिया गया विदाउट में। ये विथ लिखा है क्या, ओके विथ के लिए 1 सही था, फिर 1 चार्ज ठीक है। और ये दिया गया नीचे जो दिया ना 1 हो गया वहां पे, और यहाँ तुम्हारे पास दिया गया 2 चार्ज के लिए। विथ के लिए बस दो ही है, एक 2 चार्ज है और एक 1 चार्ज है विथ के लिए। जब विदाउट की बात करते हैं ना, विदाउट में तुम्हारे पास 2 चार्ज पहले आता है, 1 चार्ज का दिया नहीं गया है, डायरेक्ट दिया गया तुम्हारे पास n चार्ज के लिए। इसमें 2 चार्ज डायरेक्ट n चार्ज है, 3 वगैरह 4 वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट n चार्ज ठीक है। और इसके सेकंड टॉपिक तुम्हारा जो होता है ये होता है पोटेंशियल फॉर डाइपोल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल। पोटेंशियल डाइपोल तो हो गया ना, एनर्जी फॉर डाइपोल। अब ये बहुत अलग चक्कर है और ये भी अलग चक्कर है। अब मुझे सबको पता होना चाहिए कि मुझे क्या निकालने, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहा है। सिंबल क्या है इसका, यू है, ऑफ कोर्स यू है। हमें पता है कोई भी जब पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो क्या निकालते हैं, वर्क डन। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, पर कब, जब इन्फिनिटी से आएगा तब। अगर पोटेंशियल, अगर वर्क डन जो होगा, वर्क डन ए से लेके बी मिलेगा, तो जो तुम्हारा मिलेगा वो चेंज मिलेगा। ये हमने बात पढ़ ली है, आई थिंक सबको याद आ रही होगी, ये यू ही है ठीक है। सवाल अपना क्लियर है, हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, देन वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसका इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसकी बात कर लेते हैं। चलो बात तो हो गई है पूरी, क्या बचा है इसमें। मैंने पहले ही कहा, पहले करेंगे विदाउट के लिए, फिर करेंगे विथ के लिए। इसके लिए करेंगे विदाउट के लिए। विदाउट के लिए करते हैं स्टार्ट। हेडिंग कुछ अलग डाल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज डाल रहा हूं। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब 1 2 करेंगे ना वैसा, सिस्टम ऑफ चार्ज। हम लोग को एन के लिए भी करना है ना, तो इसके साथ ही करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसके आगे लिखता हूं कि ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं ठीक है। अब इसके बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज, फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के बाद में डायग्राम ड्रॉ करना से शुरू करते हैं। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, हाँ अब एक पॉइंट मेंशन कर दिया है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे कोई तो चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है कोल्हापुर से, कोल्हापुर नहीं इन्फिनिटी। कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से ठीक है। चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो एक चार्ज है जो ऐसे सांप की तरह घूमते 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 कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है इस पॉइंट पे। वो चार्ज है Q1, सिंगल चार्ज। अब तुम्हारी हेडिंग आएगी फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। सवाल पहला यह है कि जब एक सिंगल चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे आएगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अपना टारगेट क्लियर है कि निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के बाद जो लिख देना लास्ट में, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात तो क्लियर है। पर सवाल यह है इस वाले केस में कि इस सिंगल चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं।
सवाल ये है कि सिंगल चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। अब वर्क डन का मतलब पता है, काम करना, मेहनत करना, इसको बोलते हैं वर्क डन। सवाल ये आता है कि सिंगल चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। किसी ने केजीएफ देखी है? केजीएफ ऑफ कोर्स देखी होगी। रॉकी भाई लग रहा ना? नहीं भाई, बियर्ड तो अभी थोड़ी अजीब लग रही है, पर ठीक है रॉकी भाई, ठीक है बात करते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क डन, सबको लग रहा है कि वर्क डन करना पड़ेगा, हालांकि वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दिखाता हूं क्यों। क्योंकि जब सिंगल चार्ज यहां आ रहा है तो उसको वहां रोकने के लिए, अपोज करने के लिए कोई है ही नहीं। हमें पता है वर्क डन का मतलब क्या होता है, अपोज करना, उसके अगेंस्ट लाना। सपोर्ट करना कभी वर्क डन नहीं होता। कोई मुझसे दूर जा रहा है, बाहर में जा, क्या वर्क डन है इसमें? उसको रोकने मनाने वर्क डन है, समझा? तो सपोर्ट करना वर्क डन नहीं होता, तो किसी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ कोई है ही नहीं उसको रोकने वाला, तो आराम से आके बैठ गया। जब केजीएफ देखी तो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में क्या किया, सबके हाथ में बंदूक थी, 50-60 लोग थे, गांव उनका हो गया। अगर मुझे किसी गांव में कब्जा करना है तो मुझे क्या चाहिए, 10 लोग चाहिए, 10 के हाथ में बंदूक चाहिए, गांव में जाके खड़ा हो जाऊंगा, गांव मेरा हो जाएगा। तो रोकने के लिए कोई है क्या? रोकने के लिए कोई है ही नहीं, तो वर्क करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा ना। तो सिंगल चार्ज के लिए कोई वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि वहां रोकने के लिए कोई है ही नहीं। फॉर single charge there is no work done, no work done, because there is no opposition for charge. Work done is zero. Work done is zero. Therefore, potential work done is zero for single charge, और सिंगल चार्ज वर्क डन इज जीरो। वो लिखता हूं, अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। फॉर सिंगल चार्ज, फॉर सिंगल चार्ज work done is zero. Therefore potential energy is also zero, है ना? पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी ना, is also zero। यहाँ कहीं ना कहीं लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके लिख देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए बस, ठीक, ये आ गया। और यहाँ लिख देते हैं कि वर्क डन फॉर वन चार्ज जीरो है, तो तुम्हारी एनर्जी भी क्या है, जीरो है, तो U1 भी क्या है, जीरो है। ठीक है, वर्क डन भी जीरो है, एनर्जी भी जीरो। दिख रहा है, दिख रहा है बॉटम वाला? हाँ दिख रहा है, जूम करके दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया सिंगल चार्ज के लिए। अब सिंगल चार्ज के लिए यहाँ तो खत्म कर देते हैं इसको एंड। तुम्हारे पास सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे बुक में सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन दिया ही नहीं था, क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन आएगा ही नहीं ना मेरे भाई। सिंगल चार्ज का वर्क डन कहाँ से आएगा, वर्क डन तो आएगा ही नहीं, इसलिए दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो अब सेकंड चार्ज मान लो किसी इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। यह आया चार्ज इन्फिनिटी से, वो चार्ज है Q2। इसका डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस तुम्हारा है 1 से लेके 2, तो ये R12। ठीक है, अब सेकेंड चार्ज को जब आएगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। सेकेंड चार्ज जब आएगा तो वहां वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। करना पड़ेगा। KGF 1 में जब रॉकी भाई की एंट्री हुई तो Q2 क्या है, सलाम रॉकी भाई, हाँ है ना। अरे KGF 1 इसलिए तो बनी, उसको तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना मारा पीटी करना पड़ा। तो इस चक्कर में जब मैं वहां पे 10 लोग लेके बंदूक लेके खड़ा हूं, कोई और 10 लोग लेके आ रहा, उनके हाथों में बंदूक है, तो बोल दूंगा आ जाओ भाई हम लोग निकलते हैं, पागल थोड़ी है। यहाँ तो वॉर छिड़ेगी ना, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालते हैं। फॉर टू
चार्ज, टू चार्ज तो वर्क डन 2 आएगा ना, है ना, वर्क डन 2 आएगा। पर वर्क डन 2 लिखा तो सही, पर सवाल आता है वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, वर्क डन 2 करने से पहले। वर्क डन फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो सवाल आता है किसका पोटेंशियल किसका चार्ज, है ना, किसका पोटेंशियल और कौन सा चार्ज। तुम्हारे पास दो चार्ज हैं। अब इसके पोटेंशियल के अंदर Q2 आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल और ये चार्ज, ठीक है ना, इस Q1 के पोटेंशियल के अंदर, रेंज के अंदर, फील्ड के अंदर एक Q2 चार्ज आ रहा है, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा ना इसका फील्ड में आने के लिए। तो इसका पोटेंशियल, Q1 का पोटेंशियल और Q2 का चार्ज, तो यहां आएगा V1, यहां आ जाएगा Q2, V1 और Q2। घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं, लिखा तो और तरीका। मारने वाले का पोटेंशियल, जो चार्ज हमला करेगा उसका पोटेंशियल, और मार खाने वाला चार्ज। अब मुझे देख के बताओ हमला करने वाला चार्ज कौन सा है। Q1 यहां बंदूक लेके बैठा है, तो ये Q1 पूरी फौज मिलाकर Q2 पे हमला करेगा और Q2 मार खाएगा, है ना। अरे रॉकी मार खा रहा था ना, देखा नहीं क्या, उस समय Q2 आने वाला है, Q1 तो पहले से आया हुआ है, तो ये हमला करने वाला चार्ज, हमला करने वाले चार्ज का पोटेंशियल, हमला करने वाले चार्ज का पोटेंशियल, और Q2 मार खाने वाला चार्ज। दिख ये आ गए बादल दोनों भी, इन बातों को नहीं भूलना। चलो अपना काम निपट गया है, अपना काम निपट गया है, ऑलमोस्ट निपट गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। चलो खत्म करते हैं इस चीज को। अब समझ गया है कि वर्क डन 2 जो बनेगा वो बनेगा V1 Q2, तो ये लिखा V1 और ये लिखा Q2, ठीक है। सॉल्व करना है। V1 कितना है, पोटेंशियल पता है ना फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ना। चार्ज क्या है, Q1 है, तो वर्क डन 2 लिखूंगा, तो यहां आएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस R12, तो ये आ गया R12 मल्टीप्लाई में चार्ज Q2 है तो लिख दिया उसको ऊपर, है ना। टोटल वर्क डन, हमेशा यही वर्क डन नहीं होता, पूरा वर्क डन एनर्जी होता है, तो पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क डन हमेशा वो क्या है, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 ना, W2, अभी W1 0 है, तो W इक्वल्स टू क्या बनेगा, W2 बनेगा, तो W लिख दो। W कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 है, बोलो है कि नहीं, है ना, 1 2 हो गया। अब यही वर्क डन लिखना है वहां पे, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व कर दो। दिस वर्क डन store in the form of potential energy, सिंबल क्या है U, ये आ गया Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये आ गया 2 चार्ज के लिए। अपना बॉक्स नहीं भूल रहे बच्चे, अपने बच्चों को पता है कि विदाउट बॉक्स अपना काम होता नहीं है, ये आ गया बॉक्स। चलो 1 चार्ज 2 चार्ज हो गया है, अब करना पड़ेगा n चार्ज के लिए। तो n चार्ज के लिए करते क्या पता है, पूरा खेल को करते हैं पीछे, तो इस डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट n चार्ज ना, 2 चार्ज के लिए पूछा तो इतना करना पड़ेगा, मुश्किल है करना, चिंती 2 चार्ज के लिए इतना करना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं 3 चार्ज के लिए, इसको कॉपी कर लिया। n चार्ज करेंगे, मुझे पता है कि n चार्ज करना है सर, n चार्ज करेंगे बस मेरे भाई, n चार्ज करेंगे तो तुम लोगों को पहले 3 चार्ज करना पड़ेगा। 3 चार्ज के रेफरेंस से हम डायरेक्ट n के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा गायब कर दिया, डायग्राम रखिए, बस डायग्राम रखिए, और ये U अपने को याद है, वर्क डन 2 भी याद करो तो आसान रहेगा, वो भी आसान है। चलो अभी करते हैं फॉर n चार्ज, मतलब हेडिंग तो आ जाएगी n चार्ज के लिए, पर n चार्ज के लिए तुम लोग को 1 2 प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि n चार्ज 3 मार्क्स के लिए पूछेगा ना।
सिस्टम ऑफ चार्ज हेडिंग डाली है, तो यहाँ पर लिखता हूं कि फॉर एन चार्ज कर रहे हैं, फॉर एन चार्ज कर रहे हैं, पहले करेंगे 3 चार्ज के लिए, तो फिर यहाँ 3 चार्ज हेडिंग तुम लोग एन चार्ज दिखेगा ना, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तुम्हारे लिए, कि पहले 3 करने के बाद एन करूंगा ना, तो जब एन करेगा तो लिख देंगे फॉर 3 चार्ज, 3 चार्ज 3 नहीं करेंगे, चौथा प्रेडिक्ट करेंगे, पांचवा प्रेडिक्ट करेंगे और फिफ्थ वाला प्रेडिक्ट करेंगे और डायरेक्ट एन के लिए प्रेडिक्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। तो ये आ गया एक चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं कि चार्ज Q3 है। सवाल ये है कि अब Q3 चार्ज आने वाला है, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं बोलता हूं करना पड़ेगा। तो पहले जितना Q2 ने जितना वर्क डन किया उतना ही करना पड़ेगा कि ज्यादा भी करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा ज्यादा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमला करने वाले 2 लोग हो गए हैं, 2 लोग, एक Q1 बैठा था, अब Q2 भी वहीं बैठा है, तो हमला करने वाला Q1 भी है और Q2 भी है, और मार खाने वाला Q3 है, तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा वर्क डन 3। हमला कर दोनों लोग हैं, एक है V1 एक है V2, दोनों मिला के हमला करेंगे, तो ये पोटेंशियल है ना, इसे ऐड करना पड़ेगा। मार खाने वाला चार्ज कौन सा है? Q3। अब सवाल आता है तुमको डिस्टेंस चाहिए होता है चार्ज से, 1 से लेके 3 का डिस्टेंस, तो ये बनेगा R13, 2 से लेके 3 का डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा तुम्हारा R23। अभी क्या ही है, अभी तो बस सॉल्व करना है। तो ये लिखा वर्क डन 3। अब पोटेंशियल पुट करना है, पोटेंशियल V1 की वैल्यू, V1 कितना है? Q1 आएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये ब्रैकेट डाल देता हूं पहले। डिस्टेंस 1 से लेके 3 का डिस्टेंस R13 प्लस Q2, V2 कितना है? Q2 रहेगा, चार्ज Q2 ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस R23 और मल्टीप्लाई वाला चार्ज Q3 आ गया। अब बस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो Q3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये आ गया पोटेंशियल। अब वर्क डन 3 आया है, अब मुझे क्या चाहिए? पूरा वर्क डन चाहिए ना, तो पूरा वर्क डन करने के लिए चलो ससुरा, पूरा वर्क डन करने के लिए थोड़ा लाइन को पास ले लेता हूं। टोटल वर्क डन फिर से एक बार, टोटल वर्क डन, चान मुंबई का चान, मुंबई का चान, मुंबई का चान ले आए ना, पूरा वर्क डन करना पड़ेगा ना। W1 W2 W3 सबको बात याद होगी शायद से, W1 0 था, W2 निकाल के रखा था, दिखाता हूं, मैं लिखता हूं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, देख लो W2 आलो। अब W3 लिखा है यहाँ पे, W3 यहाँ लिखा है Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, उसके बाद Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। सोच रहे हो कैसे याद आ रहा है? अरे यार वो ऊपर 13 आ रहा है, नीचे भी 13 दिख रहा है, 23 ऊपर है, नीचे भी 23 दिख रहा है, तो याद करना तो मुश्किल नहीं है। उसके बाद दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल क्या है? U, फॉर्मूला क्या बनेगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ले लिया बाहर और ये लिख दिया तुम्हारा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन, सॉरी 4 पाई तो गया था ना बाहर में, 4 पाई क्यों लिख रहा हूँ, और एक बार 4 पाई बाहर गया, तो ये आएगा R12 और ये आएगा R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक, अब मेन सीन देखो यहाँ पे, अब दिमाग लगाएंगे। अब मैं n के लिए यहां डालता हूं हेडिंग फॉर n चार्ज, अब डायरेक्ट n के लिए यहीं से बना दूंगा फॉर्मूला, दिमाग लगा के देखो कैसे क्या।
ऊपर 1 2 दिख रहा है, नीचे 1 2 है, ऊपर 1 3 नीचे 1 3 है, ऊपर 2 3 नीचे 2 3 है। और कितने के लिए? ये 3 चार्ज के लिए। 3 चार्ज के लिए मुझे 3 पेयर दिख रहे हैं, 3 चार्ज के लिए 3 पेयर दिख रहे हैं। और 2 चार्ज जब किया था तो 2 चार्ज में एक ही पेयर दिख रही है, देखो 2 चार्ज में एक ही पेयर दिख रही है, और सिंगल चार्ज के लिए कोई पेयर ही नहीं है। लॉजिकल बात है, सिंगल का पेयर बनेगी ही नहीं, सिंगल का पेयर बनने वाली है ही नहीं, तो 0 आ रहा है। 2 चार्ज के लिए एक पेयर बन सकती थी, तो वो एक पेयर दिख रही वहां पे। 3 चार्ज के लिए 3 पेयर बन सकते थे, 3 पेयर मतलब समझ सकते हो ना कि जोड़ी है ना। 3 चार्ज के लिए 3 पेयर बन सकते हैं। ये फर्स्ट वाली जोड़ी, ये सेकेंड वाली पकड़ लो, और ये थर्ड वाली पकड़ लो, है ना। 3 पेयर बन गए, तो 3 पेयर मेरे फॉर्मूले में दिख रहे हैं। तो जितने पेयर दिख रहे हैं उतने पेयर बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि 4 चार्ज के लिए बताओ, 4 चार्ज के लिए कितने पेयर बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट बताओ कितने पेयर बनेंगे, जरा बताना कमेंट में। 6 बोल रहे हो, जितने 6 बनते क्या? ये फर्स्ट Q1 Q2, Q1 Q3 2 हो गए, Q1 Q4 4 हो गए, 3 हो गए। इसके बाद Q2 Q3 4 हो गए, फिर Q2 Q4 5 हो गए, फिर लास्ट में Q3 Q4 6 हो गए। 6 बन रहे हैं ना। तो वहां 6 पेयर आएंगे 4 के लिए, 3 के लिए 3 बन रहे 3 आ गए, 4 के लिए 6 बन रहे तो 6 पेयर वहां आएंगे। पर ध्यान से देखना पेयर कैसे बन रहे हैं, पेयर में सेम नंबर नहीं आ रहे, सेम नहीं बन रहे। Q1 Q2 बन रहा है, Q1 Q3 बन रहा है, Q1 Q4 बन रहा है, फिर Q2 Q3 बन रहा है, फिर Q2 Q4 बन रहा है, लास्ट में Q3 Q4 बन रहा है। सेम पेयर नहीं बन सकते। Q1 Q1 नहीं बन रहा है, Q2 Q2 नहीं बन रहा है। पेयर तो सारे बन रहे, जितने चार्ज होंगे उतने पेयर बनाएंगे, पर सेम पेयर नहीं बनना है। तो यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेरे समेशन को। समेशन को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां इंट्रोड्यूस कर दिया समेशन को। समेशन कैसे इंट्रोड्यूस करना हूं, पहले से लेकर दिखाता हूं समेशन को। समेशन को यहां दिमाग लगा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं क्यू आई और यहां लिखा क्यू जे। अगर ऊपर आई जे है तो नीचे भी आर आई जे ही आएगा। और इतनी बात क्लियर है कि आई और जे कभी सेम नहीं होने चाहिए, देख रहा है 1 1 2 आने वाला नहीं है। तो यहां दिमाग लगा के लिख दिया कि आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और नीचे लिख दिया ऑल पेयर। बस जितने चार्ज देगा उतने पेयर बनाना, जितने उनके पेयर बन रहे हैं उतने पेयर बना देना। बस ऐसी पेयर बनाना कि उसमें वो सेम ना हो, क्या हो, सेम ना हो, सेम ना हो। और पेयर बनाते वक्त सेम ना हो ये भी याद रखना। और जितने पेयर बने पेयर बना देना। 4 है तो 6 पेयर बनेंगे, 5 है तो 10 बना देना। तुम्हारे पेयर जितने आएंगे पेयर फॉर्मूले में आ जाएंगे। ये तुम्हारा हो गया n चार्ज के लिए। जब पूछेगा n चार्ज के लिए तो स्टार्टिंग यहां से लेके पूरा यहां से लेके यहां तक करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट भाई, इसका भी चाहो तो ले लो। अब ये हुआ है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बचता है अपना विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बचता है? विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कर लेते लगे हाथ उसको भी। वो पोटेंशियल एनर्जी for system of charges with electric field। कहा था ना विथ करेंगे, with electric field E। डन। चलो एक बार देखना कुछ नया करके देखेंगे इसमें कलर आता है क्या। चल यार तू जा, कलर आ रहा है क्या इसमें? हाँ कलर आ सकता है क्या? हाँ दिख तो रहा है, तो नहीं आया फिर। हाँ अभी चमक रहा है, अभी चमक रहा है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड चमक रहा है। हाँ हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। चलो शुरू हो गया है फर्स्ट। ये डायग्राम पहले करेंगे फॉर सिंगल चार्ज, डायग्राम के बाद ना सिंगल चार्ज भाई, डायग्राम के बाद। तो ये आ गया एक पॉइंट, इस पॉइंट पे एक चार्ज आने वाला है ढंटा ढंटा ढंटा।
ये चार्ज तुम्हारा आ रहा है इन्फिनिटी से, तो चार्ज कितना है Q1, और ये आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं। ये आ गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचना नहीं कि सब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अरे एक ही है, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो नहीं होते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। सवाल यह आता है कि अभी इसको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। फॉर सिंगल चार्ज, जब Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। सबको अभी भी लग रहा है कि सर नहीं करना पड़ेगा, मैं बोलता हूं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि यहाँ नोटिस करो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला होता है Q/4πε0r²। मतलब इसके पास चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल भी है। तो सीन क्या हो रहा है कि मैं किसी गांव में अपने 10 लोग बंदूक लेके जा रहा हूं हमला करने, वहां दिख रहा है कोई नहीं है, पर वहां कोई तो है जो छुप के बैठा हुआ है। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो छुप के बैठा हुआ है और मेरे जाते ही मुझ पे हमला करने वाला है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसके पास चार्ज भी है। बात शायद क्लिक हो गई है। तो वही सीन है। अब पहला सवाल यह आता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कितना है। अब पोटेंशियल कितना है मैं ये बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं चार्ज कितना है, तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं उसको। तो लिखता हूं पहले ही पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज V1। कितना मान रहा हूं V1। अब लिखता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो लिखो वर्क अपॉन चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो उसके आगे लिखना वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब चार्ज तो कितना है मुझे नहीं पता, पर चार्ज जो था वो Q1 था, तो Q1 था, पोटेंशियल था इलेक्ट्रिक फील्ड का V1। तो ये आ गया वर्क डन। अब वर्क डन आ गया V1 Q1, तो लिखना यहाँ पे दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डन। लिखे दिखाना फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू V1 Q1। ये आ गया इसका फॉर्मूला। सिंगल चार्ज हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज करूंगा, 3 चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। इसका N चार्ज बनेगा ही नहीं, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, N चार्ज नहीं बनेगा। अब सेकेंड चार्ज इसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये कोई तो पॉइंट है, यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है इन्फिनिटी से कहीं ऐसा, ठीक है। इसका डिस्टेंस 1 था, ये चार्ज Q2 पकड़ लिया, तो डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा R12, है ना। चलो फॉर 2 चार्ज, तो एग्जाम में जब 2 चार्ज पूछेगा तो 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। तो 2 चार्ज करते हैं। अब 2 चार्ज के लिए जब सेकेंड चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ पे कितने लोग होंगे हमला करने के लिए, जरा गेस करना। जब सेकेंड चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर हमला करने वाले कितने लोग होंगे। मैं बोलता हूं यहाँ पे हमला करने वाले होंगे 2 लोग। कितने होंगे, 2 लोग। एक जो सामने सामने दिख रहा है वो है Q1, एक जो छुप के बैठा हुआ है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है पता नहीं है, तो इस बार भी कुछ एज्यूम करूंगा, पर एज्यूम मेरी मर्जी से करूंगा फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। वर्क डन 2 है तो उसको भी मान लूंगा V2, ठीक है, सिंप्लिसिटी पर्पस। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पे हमला करने वाले 2 लोग हैं, वर्क डन 2 आएगा, हमला करने 2 लोग हैं।
एक हमला करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लिखा उसका पोटेंशियल, और मार खाने वाला चार्ज Q2, तो ये आ गया Q2 प्लस एक हमला करने वाला कौन है, एक हमला करने वाला कौन है Q1 चार्ज, तो उसका पोटेंशियल क्या है Q1 अपॉन 4 पाई, 9 नहीं है वो 4 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और मार खाने वाला चार्ज Q2 है, तो कर दो ना मल्टीप्लाई। अरे देखो कुछ नहीं किया है, पोटेंशियल इनटू चार्ज ही किया है, वो भी सिखाया गया है कि मार खाने वाला चार्ज से दिख रहा, मार खाने वाला चार्ज और हमला करने वाला पोटेंशियल दिख रहा वही। तो यहाँ लास्ट में वर्क डन 2 मिला है, लिखो यहाँ पे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पूरा वर्क डन W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब ये स्टेप कुछ नहीं, मैसेज आ रहे हैं, हाँ ये आ गया W1 निकाला है V1 Q1, W2 भी निकाला है V2 Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, दिस वर्क डन store in the form of potential energy, तो ये U कॉपी V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये आ गया डब्बे में। बोलो कहाँ है तकलीफ इसमें, चिंता ना, एक चिंता चीज करनी है। अब पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ हो गया है, 1 मिनट रुकना, ध्यान से देखना। 3 चार्ज के लिए क्यों नहीं है, और 3 चार्ज के लिए बन सकता है पर n चार्ज के लिए बनेगा नहीं, क्योंकि 3 चार्ज के लिए बनाओगे तो यहाँ पे थर्ड चार्ज आएगा, तो हमला करने वाले यहाँ पे होंगे 3 लोग, 3 लोग मिला के हमला करेंगे, जो वर्क डन थर्ड बनेगा वर्क डन 3, तो यहाँ बनेगा V3 Q3 और यहाँ बनेगा 3 लोग, तो एक आएगा Q1 भी हमला करेगा, तो Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, तो Q2 भी हमला करेगा, तो Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, तो ये वर्क डन 3 आएगा। और वर्क डन 3 मिलने के बाद वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 भी जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो मिलेगा। तो इसमें समेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि समेशन यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, इसलिए वो n के लिए वही नहीं, तुम्हारे बुक में सिर्फ 2 के लिए ही है, ठीक है। तो एक बार पूरा देख लो भाई याद से, मैं दिखाता था मैं स्क्रीन पे, देख लो, एक चीज देख लो। शुरुआत की है डायपोल से, डायपोल, और ये था बेसिक्स डायपोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल, 4 मार्क्स का डेरिवेशन डायग्राम, ये अधूरी है, डायग्राम पूरी यहाँ है, ये डायग्राम तुम्हारी पूरी है, इस डायग्राम को ध्यान से फोकस करना है तुम्हें, डायग्राम को फोकस करना ध्यान से। समझे, अभी क्लियर दिख रही होगी डायग्राम, हाँ नाउ बेटा एंड नाउ स्टेबल, ठीक। इस चीज को याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, ये तो प्रूफ हलवा था, बस मारा मारी R1 R2 में, R1 R2 सीख गए तो काम हो जाएगा पूरा। और ये थ्योरी सिखाया था, सिखाने से पहले सिखाया था, काम करता हूँ, हमारा PDF मिलेगा, तो ये स्लाइड इसके ऊपर करता हूँ, है ना, ऊपर पहले सीखना पड़ेगा ना, इसके नीचे, ये फर्स्ट स्टेप के नीचे करना है, नहीं यही ठीक है, लाइन वाइज चलें, तुमको लाइन वाइज दे दिया, ठीक है। अब ये हो गया, ये डायपोल हो गया है, ये उसका प्रूफ खत्म हो गया है, खत्म। इसके बाद ये पेज ब्लैंक है, तो ये डिलीट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक था, इसके बाद तुम्हारा ये हो गया था पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट में ये डायग्राम नहीं है, डायग्राम का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा है मिसिंग, ये वाला ऐसा मिसिंग था, तो वहां वो आएगा, ठीक है। इसके बाद ये एनर्जी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ही पेज पे हो चुका है ये, तो अब एक ही टाइप का काम बचता है, इसके हमने जो टॉपिक में ऐड किया था वो था डायपोल, दिख रहा है, एनर्जी निकालनी है डायपोल की वजह से, क्या निकालना है डायपोल की वजह से, हमें पता है कोई भी अगर एनर्जी निकालते क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं ना, है ना, तो वही काम करेंगे। चलो भाई करके खत्म ही करते हैं इस चीज को, तो डायपोल का किस्सा खत्म हो जाएगा ना पूरा।
तो कर ही लेते हैं। चलो भाई, सारे टॉपिक तो हो गए हैं, बस बचता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल। तो एक खत्म करके निपट देते हैं। तो यार तुम्हारा पूरा ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, हर चीज कवर हो जाएगी इस टॉपिक के बाद। तू न जाने आस पास है खुदा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल। तो इसकी बात करते हैं, ये डायपोल की जो एनर्जी निकालनी है, पहले डायपोल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं, हमने डायपोल ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है। डायपोल इसको उठा लेंगे, डायपोल को थोड़ा वक्त बचेगा ना। डायपोल यहाँ बनाया है, इसको उठा लें, इसको उठा के वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलो यार नया बना लेते, क्या जाएगा वक्त। ठीक है, नया बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। कलर चेंज करेंगे, पर नया बनाएंगे पर कलर चेंज करेंगे। तो ये है अपना रेड लेते हैं, चलो ये आ गया रेड। कलर फील कर लेते हैं इसमें। नहीं, ऑरेंज मंगार लग रहा है। ब्लू, हाँ ब्लू चमक रहा है। पिंकी बक। एक मिनट भाई, एक ही भाई, एक मिनट रुक जाओ बस। बस तो ज्यादा पास लेता हूँ इसको, तो ज्यादा दूर हो गया। डायपोल ही है ना, चलो इतना काफी है। और इसकी लाइन जोड़ देते हैं, सेंटर से सेंटर जोड़ देते हैं। डन, अभी डायपोल चमक रहा है। अब डायपोल को मुझे टेढ़ा करना है, तो मैं इसको टेढ़ा कर देता हूँ। इनके मुझे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहा है ना। ये डायपोल आ गया, तो थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको। अब डायपोल आ गया है, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज। एक मिनट, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं ऑरेंज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कॉपी पेस्ट करके चिपकाते हैं नीचे, ये दूसरी, ये तीसरी। 3 या 4 ही बनाते, ज्यादा नहीं बनाते। हाँ काफी है 4। तो इसको ऊपर लेता हूँ बस। अब डायग्राम चमक रही है। तो ये हिलने वाला है नहीं शायद से, पूरा हिलेगा ना अभी, तो ये पूरा हिल जाएगा। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पूरा डिस्टेंस सबको पता होता है कि ये 2a है, और इसके ऊपर ये अपना डायरेक्शन बनता है ना। तो डायरेक्शन होगा इसके ऊपर। मैं पहले बोल रहा हूँ टॉपिक होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग को पहले एक टॉर्क का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला बताने के बाद मैं टॉपिक खत्म कर सकता हूँ। ये तुम्हारा बना दिया है P, ठीक है। अभी मुझे दिखाना पड़ेगा कि टॉर्क का रियल ग्लिम्स क्या है। तो ये मैंने बना दिया एरो। अब मुझे पता है कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, उस पर लगता है फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। अगर याद होगा तो दिखा देता हूँ। हमने पहले ही पढ़ा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। तो F कितना होगा, E इंटू क्यू, है ना, E इंटू क्यू। अब कुछ नहीं करना है सीन इसमें। अब मुझे पता है कोई भी चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो F क्या होता है, Q इंटू E होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अब ये चार्ज तो अजीब चीज है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जाएगी, तो फोर्स भी राइट जाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट रहेगी, तो फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट में। क्योंकि ये नेगेटिव में कहा था ना, अजीब शख्स है।
उल्टा काम करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आगे है, तो फोर्स कहाँ लेके जाऊं, आगे या पीछे? आवाज आ रहा है? तो आवाज आ गया है तो बच्चे बोल रहे हैं आगे। इसका फोर्स कितना है, Q इंटू ई। अब चार्ज नेगेटिव हो गया है, चार्ज नेगेटिव होगा तो इसका फोर्स कहाँ आएगा, पीछे। अब ये भी कितना होगा, Q इंटू ई। गलती से कोई बोलना नहीं सर माइनस Q इंटू ई, माइनस Q इंटू होगा ही नहीं, क्योंकि तूने माइनस काम कर दिया है, तूने उल्टा दिखा दिया है। माइनस उल्टा था, तूने उल्टा दिखा दिया, काम खत्म है। अब देख रहे होगे इस पे ना कुछ तो एक काम होने वाला है, ये चीज ना घूम जाएगी, चीज घूम जाएगी। अब घूमने को ही बोलते हैं टॉर्क। जो पहली बार सुन रहा है टॉर्क के बारे में उसको पता होना चाहिए कि टॉर्क का मतलब ही क्या होता है, कि कोई चीज पे अगर नेट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जगह से हिलने वाला नहीं है। पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नेट फोर्स जीरो का मतलब ये भी हो जाता है कि चीज घूम जाती है। एक रॉड है, रॉड पे 5 का फोर्स यहां से लगाया, 5 का फोर्स ऊपर से लगाया, तो 5 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड, नेट फोर्स जीरो। अब नोटिस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो तो मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन लीनियर मोशन नहीं होगा। पर ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन ना हो। ट्रांसलेशन नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट, रोटेशनल ना हो ये जरूरी नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो के दो मतलब होते हैं, एक तो चीज रेस्ट पे रहेगी, दूसरा मतलब क्या, चीज घूम जाएगी, उस घूमने को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अब ये मुझे प्रूफ करना है, पर डायपोल प्रूफ करना है, पर ये तुम्हारे डेरिवेशन टॉर्क कितना लगेगा ये तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है, रियल फॉर्मूला, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बताओ फोर्स तो मुझे पता है, टाउ लिख दिया, फोर्स पता है Q इंटू ई है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस ना, कितना डिस्टेंस है जल्दी, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, कितना डिस्टेंस है बताओ। अगर किसी ने 2a बोला तो उसे खैर नहीं, तो ये हो नहीं सकता ना बच्चा मेरे, हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बता अगर ये तेरा इस तरफ है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये 2a परपेंडिकुलर है क्या, बता परपेंडिकुलर है क्या, नहीं ना परपेंडिकुलर। तो यहां तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा तेरा थोड़ा सा दिमाग। वो दिमाग क्या बोलता है कि इस लाइन से नीचे की तरफ एक ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, और यहां से इस लाइन को जोड़ दो। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, तो तुम्हें ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, ये कितना होगा, इनके परपेंडिकुलर यही दोनों फोर्स के लिए, देखो ना दोनों फोर्स के लिए परपेंडिकुलर यही बनेगा, दिख रहा है, ये एक्स से निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे फॉर्मूले में जो आएगा वो आएगा एक्स। रख हिम्मत तू बदल दे, चलो फाइंड एक्स। हाँ भाई एक्स ही फाइंड कर रहे हैं, यहाँ देखो करते हैं स्टार्ट। देखना नोटिस हो रहा था कि डायपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल का भी नाम दे दिया थीटा, है ना। अब मुझे चाहिए एक्स, तो एक्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा लिख दिया। अपोजिट क्या है, एक्स दिख रहा है, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, 2a दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा आ गया। ये उठा के यहाँ पुट कर दो, ये प्रूफ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, बस मुझे टॉर्क इस्तेमाल करना से बता रहा हूं। तो ये आ गया QE इंटू आ गया 2a साइन थीटा। तो सॉल्व करोगे तो सबको पता है Q इंटू a क्या होता है, P होता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, PE साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा डायपोल पे, क्योंकि जो टॉर्क है ना, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, इतना एक्ट होगा ही होगा, इसके अलावा ऑप्शन उसके पास नहीं है। ठीक है, तो इस स्क्रीन को कॉपी करके अब मेरा काम शुरू करना है, मुझे एनर्जी निकालनी है। हमने तो सिर्फ टॉर्क निकाला अब तक, अब इतना टॉर्क लगने वाला है और मुझे क्या निकालना है, एनर्जी। तो मैं एनर्जी निकालने जा रहा हूं। टॉर्क कितना है याद रख लो तो काम हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन उसका मुझे कुछ यूज नहीं है, तो मैं गायब करना है इसको, यूज मुझे नहीं है। ठीक है, ये एंगल भी यहाँ जरूरत नहीं है, फिलहाल की जरूरत मुझे नहीं है एंगल की। ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको सिखा दूं, हमें पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्कडन। एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्कडन। अगर वर्कडन ए से लेके बी है तो मिलता है चेंज इन एनर्जी,
अगर वर्क डन 0 से लेके बी है या 0 से लेके या इन्फिनिटी से लेके बी है, किसी 0 पॉइंट से जा रहे हो तो इधर डायरेक्ट वर्क डन, सॉरी डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। ए से लेके बी जाओगे, कोई स्पेसिफिक पॉइंट से जाकर मूव करोगे तो जो तुम्हारा वर्क डन रहता है वो चेंज के बराबर रहता है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जहां एनर्जी 0 है, ऐसे कोई सी पॉइंट से मूव कर रहे हो तो वो तुम्हारा बन जाता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। इतनी बात याद रखना। तो इसको उठा के मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ऊपर लिख के देता हूं। रख हिम्मत को बदल दे। स्टार्ट करें। अब जितनी चीज ड्रॉ किए उतनी चीज लिख लेते हैं। कंसिडर अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है, कंसिडर डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट सर्टेन एंगल थीटा। consider a dipole of length 2a place in uniform electric field E at certain एंगल थीटा। हमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। क्या करना है? वर्क डन। अब वो वर्क डन ही निकालना है क्योंकि लास्ट में लिख देंगे दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ चेंज रहा तो चेंज, एनर्जी रहा तो एनर्जी। देखते हैं, वी हैव टू फाइंड वर्क डन। वर्क डन फॉर डाइपोल, करते हैं स्टार्ट। ये आ गई तुम्हारे बीच में एक रेफरेंस लाइन, यहां से लेता हूं रेफरेंस लाइन। आई थिंक सो दैट बेटर। चलो हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट तो हो चुका है, बस सवाल आता है कि वर्क डन के लिए निकालें कैसे। अब ये रोटेशनल चीज है। वर्क डन का लीनियर केस क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर की बात करोगे तो सबको पता होना चाहिए, बुरान सर से डायनामिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे सिंपल पता होता है कि जो फोर्स का रिप्लेसमेंट क्या होता है? टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है थीटा, ये होता है थीटा। तो रोटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा। सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला कब? जब तुम्हारा वर्क डन कांस्टेंट रहे तब। तो यहां देखा जाएगा तो वर्क डन कांस्टेंट नहीं है। मैं दिखाता हूं क्यों। हमें पता है ये डायपोल खुद का खुद यहां आ रहा है, तो मुझे वर्क डन करने के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क यहां लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल टॉर्क एक यहां अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बिना ये घूमने वाला नहीं है। मैं दिखाता हूं क्यों। एक मिनट सबर। ये तुम्हारा है एक्सटर्नल टॉर्क, खुद नोटिस करना। जब ये डायपोल घूम के से आके बैठ जाएगा, कैसे? ऐसे आके बैठ गया, ये माइनस चार्ज यहां, प्लस चार्ज यहां, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। फोर्स अभी भी यहां है, Q इंटू ई अभी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, Q इंटू ई है। डायपोल ऐसे आके बैठेगा ही क्योंकि टॉर्क तो इस तरफ लग रहा है ना, घूमने वाला टॉर्क। ऐसे आके बैठ गया। हर चीज ऐसे आके ट्राई करेगी कि ऐसे आके बैठूं, पर जब भी ये ऐसे आके बैठ गया इसके बाद घूमेगा नहीं, इसके नीचे नहीं आएगा। लास्ट दिखाते हैं क्यों। देखो यहाँ पे टॉर्क 0 हो गया है क्योंकि इसके पास डिस्टेंस तो है पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो टॉर्क कितना हो गया? 0। और 0 हो जाएगा, चीज घूमेगी नहीं। देखो ना, नेट फोर्स 0 है और चीज का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो चीज घूम ही नहीं पाएगी। इसके बाद चीज रुक जाएगी। इसको वापस घुमाने के लिए मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब खुद देखो, जब मुझे यहां से लेके सिर्फ इतना सा घुमाना है, इतना सा, इतना घुमाना है, तो क्यों बोलेगा यार सर टॉर्क कम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। अब अगर इतना घुमाना हो तो यहां सा सेंटर पॉइंट, इसको यहां ड्रॉ करता हूं, सेंटर पॉइंट पकड़ के ड्रॉ करता हूं, सेंटर पॉइंट। एक मिनट, हाँ ये सेंटर पॉइंट पकड़ा, इसको मुझे यहां से लेके यहां तक घुमाना है। तो बोलेंगे थोड़ा कम घुमाना है, एंगल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छोटा करना है ना, थोड़ा करना है, तो जो वर्क टॉर्क थोड़ा कम लगेगा। अगर जितना टॉर्क से ये आएगा ना, जितना टॉर्क से ये अंदर आ रहा था, उस टॉर्क से मैं बाहर लेके जाऊंगा, तो जैसे यहां जाऊंगा और बढ़ जाएगा।
टॉर्क बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, हाँ है ना। और ऐसे 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 ले जाऊंगा तो टॉर्क और बढ़ जाएगा। तो यहाँ समझ में आ रही है, थोड़ा कम लेके जाऊंगा तो टॉर्क कम, ज्यादा लेके जाऊंगा तो टॉर्क ज्यादा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही ना। अगर टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी तो वर्क डन भी तो बढ़ेगा। इस चक्कर में निकाल नहीं पाते। तो निकालते कैसे हैं, हमें पता है कि पूरा वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, पूरा वर्क डन कांस्टेंट नहीं है। बड़ा से बड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर ये ऐसे था ना, ऐसे था, तो ये इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये कांस्टेंट नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट। बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किया तो ये वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क ज्यादा बदल गया। मान ले पहले 10 था, ज्यादा वर्क डन किया तो 20 हो गया। पर मुझे पता है कि अगर मैं बहुत बारीक सा एकदम स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट करूं, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट, तो 10 का 10.1 होगा। तो 10.1 को मैं 10 मान सकता हूँ भाई। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो टॉर्क का जो चेंज आएगा वो चेंज भी बहुत स्मॉल आएगा, है ना। तो टॉर्क बहुत बदलेगा ही नहीं, तो उसके लिए मैं निकाल लूंगा वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क डन स्मॉल। अगर स्मॉल वर्क डन मिल गया, बड़ा वर्क डन निकालना, इंटीग्रेट कर दूंगा, काम हो जाएगा। चमक गया शायद से, करना क्या है तो लिखता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्या करने वाला हूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा मैं दिखाता हूं। डी थीटा इज डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क। जो टॉर्क लगता है ना डायपोल पे, वो खुद का खुद लग रहा है, मैं लगाया नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अब दिखाता हूं यहां पे ड्रॉ करके। चलो ये पकड़ लिया इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से मान लो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दूसरी यहां से। ये तुम्हारा हो गया डायपोल, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। देयरफॉर स्मॉल वर्क इज डन। अब ये आएगा डी डब्ल्यू, टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि वर्क डन क्या था, टाउ इंटू थीटा था। तो स्मॉल के लिए टाउ सेम है, पर डी थीटा पॉइंट ये बन गया। तो सवाल ये आता है कि जो वर्क डन करना है वो इस तरफ कर रहा हूं ना, तो इधर टाउ एक्सटर्नल आएगा, तो यहाँ लिख दिया टाउ एक्सटर्नल, है ना। फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। वी नो दैट टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टाउ। दिखाता हूं क्यों। कि हमने पढ़ा था जितने फोर्स से वो टाउ लगता है नीचे आता है, उतना ही टॉर्क से हम लोग ऊपर लेके जाते हैं without acceleration. Work done to bringing a test charge from infinity to finite point in the electric field without acceleration is called potential energy. वही चक्कर है, ठीक है। तो ये dw बनेगा, ये बनेगा टाउ डी थीटा, ठीक है। अभी रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, एक्टिंग ऑन डाइपोल पता है, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। याद आया, प्रूफ किया था 1 मिनट पहले ही, ये देखो, तो वही यहां पुट कर दिया है। तो ये आया डी डब्ल्यू, ये पुट किया, ये आ गया पी ई साइन थीटा, और ये आया डी थीटा। अब स्मॉल वर्क डन मिल गया, मुझे क्या चाहिए, बड़ा वर्क डन। बड़ा वर्क डन चाहिए तो बड़ा वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाता हूं, ये है डायपोल माइनस क्यू चार्ज, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, डायपोल नहीं। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, और ये तुम्हारा आ गया डायपोल। डायपोल जो प्लेस है मान लेते हैं वो θ1 एंगल पे है, और θ1 से लेके θ2 पे घुमाना है मुझे। कहाँ तो घुमाना है, θ2 पे घुमाना है। तो लिमिट जो यहाँ लिखा है डी थीटा, तो लिमिट भी किसकी आएगी, थीटा की आएगी। कहां से कहां घुमा रहा हूँ, θ1 से लेके θ2 तक घुमा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग एंगल θ1 है और फाइनल क्या है, θ2। तो लिमिट क्या आएगी, θ1 से लेके θ2। फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहा था ना इंटीग्रेट करूंगा, फिर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट हो गया सबर, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू 3 मार्क्स का, मैं 3 मार्क्स का विथ लिमिट
थीटा 1 से लेके थीटा 2, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट थीटा 1, फाइनल टाइम थीटा 2। अब समझदार होंगे, अब जो वर्क डन निकालोगे वो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जा रहा है, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जा रहा है, तो तुम्हें जो वर्क डन मिलेगा वो चेंज मिलेगा। समझ गए शायद से पक्का। तो ये आ गया वर्क डन, नहीं पहले तो ये प्रूफ करना है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट किया। तो ये डीडब्ल्यू लिखा, लिमिट क्या है थीटा 1 से लेके थीटा 2 मिला, ये लिमिट लगा थीटा 1 से लेके थीटा 2, अंदर है पीई साइन थीटा डी थीटा। काम सही किया है कि डी थीटा तो लिमिट किसकी आएगी, थीटा की आएगी। अब पी और ई कांस्टेंट है, ले लो बाहर, डायरेक्ट बड़ा वर्क डन इसका, पीई आ गया कांस्टेंट, ये आ गया थीटा 1 से लेके थीटा 2, ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया डी थीटा। साइन भी अजीब इंसान है, अब मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता इसलिए मैं तो बोलता, साइन भी अजीब इंसान है, पर कब, डेरिवेटिव में, सॉरी इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव करते वक्त सारे सी वाले अजीब है, डेरिवेटिव करते वक्त सारे सी वाले अजीब है, इंटीग्रेशन करते वक्त अकेला साइन अजीब है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आता है, डेरिवेटिव में सारे सी का आंसर नेगेटिव आता है, कॉस का माइनस साइन, कोसेक का माइनस कोसेक इनटू कॉट, कॉट का माइनस कोसेक ओवर एक्स, सबका। तो ये आएगा वर्क डन, ये आ गया पीई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, मैंने कहा ना अजीब है। तो लिमिट क्या आएगी थीटा 1 से लेके थीटा 2, इंटीग्रेशन करने के बाद डी थीटा गायब हो जाता है। कोई नीट वाले बच्चे भी होंगे ना, उनको फिजिक्स थोड़ा ये हो तो मैथ्स थोड़ा पता नहीं होगा, डी थीटा इंटीग्रेशन करने के बाद डी थीटा गायब हो जाता है, क्योंकि बताने आ रहा है सिर्फ कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके बिहाफ में कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, गायब हो जाता है। अभी माइनस पी बाहर लिखता हूं और पुट करता हूं लिमिट, लिमिट है कॉस थीटा, अपर लिमिट क्या है थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, माइनस ऑलरेडी बाहर था, लिमिट पुट की, अपर लिमिट क्या है कॉस थीटा 2 है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक स्टेप थोड़ा बढ़ा के लिखता हूं, थोड़ा बढ़ा के लिखता हूं, ये से वर्क डन लिया, माइनस पी बाहर लिखा और कॉस थीटा कॉपी किया, थीटा 1 से लेके थीटा 2 लिखा। अब देख लो माइनस पी ऑलरेडी बाहर था, थीटा 2 लिख दिया, थीटा 1 भी लिख दिया। अब मुझे पता है ये माइनस अजीब होता है, तो उसको अंदर भेज दो, अंदर भेज दो। तो ये आया पी, ये माइनस था प्लस था, किस में जगह माइनस हो गया, और ये माइनस है किस में जगह प्लस में। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूं, कुछ नहीं किया, साइन वैसे का वैसा रखा। मुझे अजीब को लिखना पहले पसंद नहीं, इसलिए मैंने लिखा उसको बाद में, जो अच्छा था गौ आदमी उसको लिखा पहले। ये आ गया वर्क डन। अब लास्ट से पता है क्या करना है, ले लो स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ आगे क्या करना है, ले लो देखो जल्दी फास्ट। चलो इसके बाद तो खेल पता है सबको क्या करना है। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन store in the form of, बताओ वर्क डन क्या होगा, चेंज या एनर्जी, चेंज या एनर्जी, कहा था चेंज रहेगा, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हो, अगर यहाँ जीरो वगैरह होता ना, जीरो या इन्फिनिटी, तो बोलता कि यार एनर्जी है, पर ये क्या है चेंज। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ change in potential energy, change in potential energy। बढ़िया। अभी ये आ गया, चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और फॉर्मूला क्या था पीई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। अब मुझे चेंज नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए था। तो हम लोग करते भी हैं कि हम लोग जानबूझ के इनिशियल पॉइंट कुछ ऐसा पकड़ते हैं कि जिस पॉइंट पे एनर्जी जीरो हो जाए। हमने हमेशा इनिशियल पॉइंट को जीरो पकड़ा ही है, हमने चार्ज लाते वक्त इन्फिनिटी लिया था कि वहां एनर्जी जीरो है। इस वाले केस में मुझे कुछ एंगल लेना पड़ेगा, एंगल, क्योंकि मुझे एंगल ही समझ में आएगा इनिशियल एंगल क्या होगा जहां पे एनर्जी जीरो होगी। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा इनिशियल एंगल है जहां एनर्जी जीरो होगी। मैं बोलता हूं 90 डिग्री पे, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस दिख रहा है और कॉस अजीब शख्स है, कॉस 90 कितना होता है जीरो। तो जानबूझ के ऐसा एंगल चुनूंगा फॉर स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। हमने ये काम किया है, देख लिख हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट थीटा 1 को मैंने मान लिया 90 डिग्री। अगर ये इनिशियल एंगल है तो इनिशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब थीटा 2 को मैं मान रहा हूं थीटा, अब एक ही तो एंगल रहेगा, तो दो एंगल क्यों नाम दो, तो थीटा दे दिया।
है ना। अब इसके बाद U2, अब दो नहीं है एक ही है तो U दे दूंगा, पुट कर दो, U2 बन गया U, U1 तो चला गया है। अब ये लिख दिया PE, अब पुट कर दिया है cos थीटा 1 के जगह पे 90 डिग्री और माइनस ऑफ cos थीटा 2 की जगह पे थीटा, cos 90 होता है 0, तो ये आ गया U इज इक्वल्स टू PE 0 माइनस cos थीटा। तो आंसर जो आएगा एनर्जी का वो आएगा माइनस PE cos थीटा, दिख रहा है ना माइनस बच रहा है, तो माइनस PE cos थीटा, तो ये आ गया एनर्जी। इसके बाद तुम्हारे में कुछ केस दिए गए हैं, केस 1 और केस 2। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आई होप सो बात सारी क्लियर हो रही, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो ही बोल रहा हूं आराम से। तो यह आ गया तुम्हारा केस 1। केस 1 में कुछ मुश्किल नहीं है, बस वो बोल रहा है कि एंगल पुट करते हैं, मुझे बता एंगल की बात करते हैं। एंगल ये, अगर डायपोल ऐसे आके बैठ गया, डायपोल ऐसे आके बैठ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और ये डायपोल मोमेंट भी आगे, कितना एंगल बनेगा 0। देखेंगे एनर्जी कितनी आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, डायपोल परपेंडिकुलर हो गया, एनर्जी कितना बनेगा 90। तब एनर्जी कितनी चेक करेंगे, और डायपोल घूम गया ऐसे, डायपोल घूम गया ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और पी कहाँ है पीछे, तो कितना एंगल बनेगा 180। तब एनर्जी कितनी वो चेक करेंगे, 3 जगह चेक करना है, 0, 90 और 180, 0, 90 और 180। केस 1 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, पुट करो U इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस 0 डिग्री, तो U लिखा माइनस पी लिखा, अब कॉस 0 होता है 1, तो यह आ गया U इज इक्वल्स टू माइनस पी। केस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो U इज इक्वल्स टू माइनस पी cos 90, हमें पता है cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा आ जाएगा 0। और केस 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा U इज इक्वल्स टू माइनस पी cos 180, और cos 180 सबको पता होना चाहिए वो होता है -1, माइनस पीई इंटू -1 इज बिकम्स प्लस पीई। अब मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, 0, 90 या 180 वाली, सबको देख के लग ही रहा है ऐसे, मैक्सिमम तो लास्ट वाली है, मैक्सिमम एनर्जी हाँ है ना। तो मिनिमम एनर्जी कौन सी है, 0 वाली 90 वाली, कौन सी एनर्जी मिनिमम है, सबको देख के लगा सर ये वाली, मैं बोलूंगा नहीं ये वाली, क्योंकि -0 से भी छोटा होता है ना भाई, -0 से भी छोटा होता है, हाँ है ना। अगर ध्यान से बात नोटिस किए तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में मेंटेन रहना चाहता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो इसलिए देखो जो डायपोल था ना, डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ये अपनी लोएस्ट एनर्जी में आके बैठ गया, देखो ना 0 पे लोएस्ट आई है, ये देखो 0 पे लोएस्ट आई है। तो कोई भी डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ आके बैठ जाएगा, कोई भी डायपोल जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ आके बैठ जाएगा। यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आके बैठ जाएगा। आई होप सो सारी बात क्लियर हो गई है, पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई है। तो ये देखो तुम्हारा लास्ट का स्क्रीनशॉट वाला पार्ट, ये भी लेके खत्म कर दो। बादल नहीं भूलना, ये स्टार्टिंग यहाँ से है, ये तुम्हारा प्रूफ दिखाया था वो है, और ये तुम्हारा स्टार्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरी कहानी पूरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आई होप तो सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो भी डेरिवेशन सिखाए हैं वो आराम से एक एक दो बार लिखना घर पे याद से, और कुछ भी चीज का डाउट रहा कमेंट में पिन कर देना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत। तो इस वीडियो को भाई ज्यादा करके लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब तो शायद से करके रखा होगा, नहीं किया तो भी कर दो, समझे।
मिलते हैं अगली बार। चलो तबीयत संभालो, मिलते हैं, ख्याल रखो, बाय।